मैं एक बार एक डेथ में गया था यहाँ जमुना बाजार पे, जो वो शमशान है। तो मैं ऑफिस से गया था स्कूटर पे, टू व्हीलर था मेरे पास। मेरे रियल चाचा जी जो है ना, वो वहाँ मेरे को मिले। तो मेरे से बोला कि बिलायती कैसे आया है। तो मैंने बोला स्कूटर से। तो कहने लगे कि थानेदार तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो अभी भी स्कूटर पे घूमता है। मैंने कहा चाचा जी, ये 50-50 लाख की गाड़ियां जो है ना मेरे लिए फ्री चल रही हैं, हमें टिकट लेना नहीं पड़ता। और अभी भी मैं स्कूटर पे चल रहा हूं, तो मैं तो लग्जरी लाइफ जी रहा हूं। मैंने उनको बोल दिया। इधर 2009 में मदर ने जो है ना मकान तोड़वा दिया था, वो बनवाना शुरू किया था, हाथ में कुछ नहीं था। उसके बाद मार्च में 2010 मार्च में गुरुजी की कृपा से जो है ना बड़ी बिटिया की शादी हुई। और उसके बाद की बात है ये, मतलब अभी भी इधर मकान का काम पूरा हुआ, उधर बिटिया की शादी हुई, और उधर जो है ना चाचा जी ने मेरे को टोन कस दिया कि थानेदार तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और तू अभी भी जो है ना स्कूटर पे चलता है। मैंने तो उनको बड़ा लाइटली उनको बोल दिया कि मैं तो लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, कि फ्री की बसें चलते हुए भी मैं स्कूटर पे चल रहा हूँ। उसी बीच में ऐसा हुआ कि मेरे एक हाई कोर्ट में केस चल रहा था, सर्विस मैटर था, वो मेरे फेवर में हुआ। मुझे कुछ उम्मीद हुई कि कुछ आएगा। इधर मेरी बीच वाली जो बिटिया है, वो उसकी सर्विस लगी। तो घर में मैंने बैठ के ऐसे बच्चों से बात की, आंटी के साथ बैठ के बात की मैंने कि भाई ये ऐसे से है और कुछ तो मिलेगा, 10, 20, 50 जो भी है कुछ मिलेगा। तो कहने लगी जी इस पैसे को कैसे करना है। तो मैंने कहा अच्छा ये बच्चे हैं, ये सर्विस इनकी मतलब ठीक ठाक लग रही है, तो ये गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा लोन लेके गाड़ी ले लेते हैं। वो प्रोसेस शुरू हो गया। और 21 नवंबर 2010 को जो है ना गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस कर दी। बच्चे भी एग्रे हो गए। मैं जाके देखा तो 21 नवंबर 2010 को गुरु नानक बर्थडे था, बड़े मंदिर में फंक्शन था। और दिन में संडे का दिन था, दिन में जो है ये गुड़गांव में एनुअल सत्संग था। तो मैं सुबह वहां एनुअल सत्संग में गया हुआ था। वहीं मेरे को फोन कॉल आती है जो शोरूम वाले की। वो कहने लगे जी आपकी गाड़ी तैयार है, आप कब लेना चाहते हो। तो मैंने कि मैं तो आज ही ले लेता हूं। वो कहने लगे जी कितने बजे आओ, कितने बजे लोगे। तो मेरे मुंह से निकल गया 12 बजे। जिनके साथ मेरी डीलिंग हो रही थी वो सरदार जी थे। मेरे मुंह से तो निकल गया, लेकिन मुझे लगा कभी उनको महसूस ना हो इस चीज का, जिस तरह से लोग वो एक लेके चलते हैं उनको। तो मेरे को लगा, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जो मुंह से निकलेगा ठीक है, गुरुजी की जैसी मर्जी है। थोड़ी देर बाद मैं वहीं था जोड़ा घर पे, जहां वहाँ जोड़ा घर बना हुआ था। वहाँ एक हमारे दुआ अंकल थे, मनीष दुआ, और कई जो संगत थी जो साथ में, जो हम अक्सर सेवा किया करते थे साथ में। तो इतने में वहां से फोन आता है कि जी आप कौन सा नंबर लेना पसंद करेंगे। तो मैंने कहा जी नंबर भिजवाओ। तो उसने 5 नंबर मेरे को भिजवाए। तो उसमें जो पहला जो मेरे को क्लिक किया वो किया जो जिसमें लास्ट में 13 था, 13 नंबर था। लेकिन मैंने जो वहां संगत थी जो थे, क्योंकि मैं उससे पहले कभी गाड़ी का वो था नहीं, और ना कभी इसका गणित कभी मैंने लगाया कि कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर ठीक है गलत है। बस इतना मैंने सुना था कि गुरुजी की हजूरी में आने के बाद में 13 नंबर जो है एक ओंकार में बदल जाता है। जबकि विदेशों में भी और शायद चंडीगढ़ में भी जो है ना 13 नंबर का सेक्टर नहीं है। विदेशों में 13 नंबर की जो है ना वो फ्लोर नहीं रखते। लेकिन गुरुजी के यहाँ जब ये सुना था कि, तो यहाँ की संगत जो है, एक दो संगत थे कि वो स्पेसिफिकली 13 नंबर को जो है ना प्रेफर करते थे कि 13 नंबर मिले, यानी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो मेरा 13 नंबर हुआ। फिर भी मैंने वो जो बाकी जो संगत थी वहां जो सेवा में थे, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे आज गाड़ी वो के लिए बुला रहा है वो, तो ये नंबर भेजे, कौन सा लें। तो यूनानिमसली जो है एक वो 13 नंबर वाला जो है ना, वो कह रहा है जब गुरुजी के यहाँ एक ओंकार है तो इसको ही ले लो। मैंने उनको बोल दिया जी वो जो 7213 जो है, मैं वो गाड़ी नंबर मेरे लिए वो कर दो, फिक्स कर दो। वहां मैंने छोटे भाई को लेके गया, एक संगत थी हमारे साथ में, वो भी लेके गए। तो वहां से सीधी गाड़ी बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में जैसे ही गेट के सामने, मेन गेट के सामने रुकती है, जैसे गुरुजी इंतजार कर रहे थे, उसके पीछे स्टिकर, अंदर वो गुरुजी के स्वरूप जो लटकने वाले हैं वो भी, वो जो उसकी चाबी थी उसके अंदर की रिंग, गुरुजी के दर्शनों की, मतलब सब कुछ ऐसे ठक ठक हो गए जैसे गुरुजी वेट कर रहे थे। तो वहां
हुआ तो वो नंबर जो गुरुजी का ने दिलाया, जो फिक्स कराया, वो था 7213। यानी कि अगर हिंदी में बोलते हैं तो 7213, और थोड़ा तेज बोलेंगे 7213, यानी कि बेस्ट इज योर्स, जो सबसे अच्छा है वो तुम्हारा। और ये गुरुजी की कृपा है कि जो सबसे बेस्ट होगा वही आपके लिए होगा। मैंने अपनी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस किया गुरुजी के साथ में सफर में चलते हुए, तो यही किया है कि जो आपके लिए बेस्ट है वही होगा गुरुजी की कृपा से, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। बस हमें भरोसा करना पड़ेगा, और जो सरेंडर वाली बात है पूरा उनके पास, उनको ऊपर छोड़ना पड़ेगा, अपने हाथ में कुछ नहीं रखना, कोई सवाल जवाब नहीं। तो वो 7213 हुआ, गाड़ी गुरुजी ने दिलाई। उन चाचा जी के यहाँ मैंने आज तक जो है वो टू व्हीलर पे कभी, मैं अपने टू व्हीलर से नहीं कभी गया। हालांकि 2015 में मैंने टू व्हीलर लिया, लेकिन टू व्हीलर से कभी नहीं गया, क्योंकि वो गाड़ी लेने का जो संयोग बना वो कैसे बना कि मेरे पास 17 साल से एक स्कूटर था वेस्पा का। जब मैंने चाचा जी से बात की, उसके बाद में उस स्कूटर में प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, और एक दिन उसने मेरे को इतना तंग किया कि करीब मैं 1.5-2 किलोमीटर उसको पैदल खींच के लेके गया और मैकेनिक के पास छोड़ के, और उसको वहीं छोड़ा है। मैंने कि जो देना दे, जो नहीं देना नहीं दे, लेकिन मैं इसको वापस नहीं लेके जाऊंगा। बहुत बार मैंने इसको ठीक करा लिया, लेकिन अब मेरी सब्र का जो है वो टूट गया, अब इसको रख ले अपने पास। तो वो मैं स्कूटर मेरे हाथ से छूट गया, और तब उधर कोर्ट का केस मेरे फेवर में हुआ। उससे मेरे को कोई उम्मीद हुई, मैंने बच्चों के साथ बात की, और उधर जो चाचा जी का जो ये सारा डेवलपमेंट हुआ, चाचा जी को टोन कसने के उसमें, कि चाचा जी ने जो मेरे को बोल दिया कि थानेदार तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो अभी भी स्कूटर पे घूम रहा है। तो मेरे को तो वो बात, मैंने तो हंसी में उड़ा दी उस बात को, लेकिन गुरुजी ने उसको सीरियस की लिया। जबकि 2009 के मतलब 2010 की जनवरी-फरवरी तक मकान बन रहा था, जो हमारा पिताजी का जो मकान है उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा था नया। वो पूरा होते होते बिटिया की शादी हुई, और उसके साथ में ये गाड़ी का भी जो गुरुजी ने किया। तो मकान का कैसे क्या कराया गुरुजी ने, उसका टोटल नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं है। बिटिया की शादी हुई, उसका टोटल नहीं किया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे कहां से क्या चीज डेवलप हुई। मैं बिटिया की शादी में जब पहली शादी थी, तो जमुना पार में मैंने की थी, गांव का माहौल था। तो मैंने जहां डीजे की जगह है, तो मैंने कहा मेरे को डीजे पसंद नहीं है, क्योंकि डीजे से क्या होता है कि एकोमोडेशन में शोर, साउंड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो लोग आपस में बात भी करते हैं, तो बड़ा लाउडली बोलना पड़ता है उनको, एक दूसरे को सुनने के लिए और सुनाने के लिए। तो मैंने जो जगह थी उनकी ईयर मार्क की हुई थी कि इसमें डीजे लगेगा, मैंने उसको डीजे को खत्म करा के मैंने कहा जी मैंने गुरुजी का दरबार लगाना है, मैंने गुरुजी को बुलाना है यहाँ। तो मैंने वहां दरबार लगाया था, गुरुजी का प्रॉपर लगाया था, लेकिन वहां मैंने शब्द नहीं चलाया था। तो जो संगत गुरुजी की जो संगत थी वहां आई थी शादी में, वो क्योंकि गुरुजी के बारे में तो उनको ही पता था, उनके गुरुजी के दर्शन लगे हुए थे, गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, तो उन्होंने तो मत्था टेक नहीं था। हालांकि मेरे चाचा जी थे, उन्होंने बोला था कि भाई ये कौन है, मैंने कहा गुरुजी हैं। कह रहे इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, मैंने कि वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले गुरुजी नहीं है, ये दुनिया चलाने वाले गुरु हैं। लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन जो समझते थे। तो तब मैं जब वापिस शादी से फारिग होके मैं जब उधर गया, आपके बड़े मंदिर गया, सेवा कर रहा था, तो जो संगत वहां आई थी, गुरुजी की संगत जो शादी में आई थी, उन संगत ने मेरे को मतलब बोला कि अंकल हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने वहां गुरुजी का दरबार लगा रखा था और शब्द चल रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि अंकल मैंने तो शब्द चलाया नहीं, मैंने कि कोई साउंड म्यूजिक या कुछ था ही नहीं उसमें, मैंने कि मैंने तो उसे लगाया नहीं। कह रहे हमने तो शब्द सुने। यानी कि जो कमी मेरे से छूट गई थी, जो मेरे से नहीं, जो मैं नहीं कर पाया था उसमें, कि गुरुजी का दरबार लगाया है, जोत भी जला दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन शब्द नहीं चलाए, शब्दवाणी नहीं चलाई, वो गुरुजी ने पूरी कर दी। कि वहां जो संगत गई थी, उन्होंने जब मेरे को बताया कि वहां मतलब गुरुजी का दरबार मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, और साथ में वहां शब्द चल रहे थे बड़े प्यारे। तो ये गुरुजी का था कि जो मेरे से गलती हुई, जो मेरे से कमी रही, वो गुरुजी ने पूरी कर दी। कि उस संगत को जिन्होंने वहां जाके मत्था टेका था, उनको गुरुजी ने शब्द भी सुनवाए। उसी पीरियड की बात है कि मेरे जब मैं बिटिया की शादी के कार्ड बांट रहा था, तो मैं गुड़गांव अपने साडू को जो है ना एक कार्ड देने गया। उससे पहले मेरे पास कार्ड था फर्रुख नगर का,
मुझे नहीं पता था लोकेशन का, फरूखनगर कहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है। वहां एनुअल सत्संग होता है, तो वहां का मेरे पास कार्ड पड़ा था। तो मैंने अपने साडू को कार्ड दिया, और कार्ड देने के बाद वो कार्डों के साथ ही वो फरूखनगर के जो है एनुअल सत्संग का कार्ड पड़ा था, तो वो भी मेरे हाथ में आके मैंने उसको बोला, मैंने कि फरूखनगर कहाँ पड़ता है। तो उसने, जो मैंने उसको कार्ड दिया था, उसमें एक छोटी सी लाइन बनाई और एक ऐसे लेफ्ट को एक रास्ता दिखा के बोला कि जी यहां जाके पता कर लेना। तो जिस तरह से उसने मेरे को बताया था, मुझे लगा कि 10-12 किलोमीटर का आसपास का होगा मामला। तो मैं उसी हिसाब से चल दिया जैसा उसने बताया था। उस पॉइंट पे जाके मैंने पूछा, वो कह लगे जी अभी यहाँ कहाँ, अभी आगे जाओ। थोड़ा आगे गए, फिर पूछा, फिर कह लगे जी आगे जाओ, अभी तो बहुत आगे है। एक पेट्रोल पंप पड़ा, क्योंकि मेरा उस समय जो अंदर का भाव था कि मुझे था कि मैं फरूखनगर में जाके गुरुजी को मत्था टेकूं, और मैं चल दिया। मैंने पेट्रोल पंप से स्कूटर की टंकी फुल करा ली। मैंने कि अब जब कहीं भी हो, लेकिन मैंने जाके ही वापस आना है, मतलब गुरुजी को जाके मत्था टेक के ही वापस आऊंगा, अभी वापस नहीं मुड़ना, चाहे कितना ही दूर हो। तो मैं वहां चलता चला गया, पूछता रहा, चलता रहा, पूछता रहा, चलता रहा, और जाके एट लास्ट में वहां पहुंच गया। तो वहां जाके बड़ा अच्छा गुरुजी ने अरेंजमेंट करा रखा था। वहां एक लाइव जो परफॉर्मेंस चल रही थी, उन आंटी ने एक अपना सत्संग बताया था कि कभी पहली बार जब गुरुजी के यहाँ बड़े फंक्शन में कहीं उनको बुलावा आया था वहां कि भाई आपने जो है ना ऐसे ऐसे भजन गाने हैं वहां, तो कह रहे मैंने पहली बार वहां जाने के लिए, गुरुजी के यहाँ जाने के लिए 4,000 रुपये मांगे थे। लेकिन मैं जब वहां गई और वहां जाके वो जो नज़ारा देखा, गुरुजी के वहां जाने के बाद जब मैंने गायकी की और वहां नज़ारा देखा, तो मैंने माफी मांगी कि गुरुजी मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब कौन मेरे को बुला रहा है और मैं किस जगह में जा रही हूं। तो मैंने वो 4,000 रुपये मैंने उस दिन सरेंडर कर दिए कि मैंने नहीं लेने, गुरुजी के दरबार में नहीं लेने। लेकिन कह रहे कि आज मेरे ऊपर इतनी कृपा है गुरुजी की कि दुनिया का शायद ही कोई देश है जहां मैं नहीं गई, और आज वो 4,000 की जगह मेरे को गुरुजी 4 लाख रुपए करा रहे हैं। ये एक मैसेज था गुरुजी का जो वहां में जाके मेरे को मिला। फिर वहां बारिश हुई, बारिश में सब जगह मतलब बूंदाबांदी का वो था, लेकिन जो गुरुजी का दरबार लगा हुआ था और गुरुजी के दर्शन लगे हुए थे, उस पे कोई बूंद की एक भी ड्रॉप या कोई बौछार तक का उसमें नहीं दिखाई दिया था। लास्ट में क्योंकि उसका फरवरी का दिन थे, तो लास्ट में हुआ कि जो संगत दिल्ली की थी, दिल्ली वाली संगत कहने लगी कि अंकल आप कैसे आए हो। तो मैंने बताया मैं तो स्कूटर से। करें अंकल आप इतनी दूर स्कूटर से आ गए। मैंने कहा मैंने तो जिससे पूछा था उसने बड़ा छोटा सा एक नक्शा बना के दिया था मेरे को, और उसी के हिसाब से था। फिर मैंने ये था कि अब वापस नहीं मुड़ना बिना दर्शन किए। तो कहने लगी सर्दी ज्यादा हो रही है, स्कूटर पे सर्दी लगी, एक काम करो हमारे साथ चलो और स्कूटर यहीं छोड़ दो, कल संगत ले आएगी। तो वहां अंकल थे जो सेवा में हमारे साथ आते थे फरूखनगर से, तो कहने को वो ले आएंगे। मैंने कहा नहीं भाई ये तो चेतक है, इसके बिना तो मैं जा नहीं सकता, ये तो साथ ही मेरा जाएगा। अब लास्ट में रात में जब सब इकट्ठे हुए, तो अब ये है कि दिन में तो हम आगे, अब रात में कैसे जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं जगह जगह रास्ता पूछता हुआ आया हूं, तो इसलिए मुझे वापस जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उनके आगे था और पीछे जो है ना 8-10 गाड़ियां चल रही थी, और जैसे कानवाई गुरुजी लेके चलते थे अपने साथ में, वो वैसे एक नजारा था। तो वो सब हंसने लगे कि वो गुरुजी ने जो है ना पुलिस जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए भेजी है। तो आगे आगे जब तक NH8 नहीं आ गया तब तक सब मेरे पीछे थे। वहां जाके सब ने एक दूसरे को विश किया और अपने अपने घर चले गए। तो वो मकसद समझ में आया कि वो लास्ट में जो संगत आनी थी, वो गुरुजी उसको यहां तक कैसे सेफ लेके आएंगे कि रास्ता भी ना भटके और अपने घरे ठीक ठाक पहुंचे। तो उन्होंने मेरे को वहां भेजा, और वहां बिल्कुल पीछे वहां तक सब टोटल जितनी गाड़ियां थी वो सब पीछे थी, मैं आगे आगे था। और क्योंकि मैं रास्ता पूछता हुआ जा रहा था, पूरे रास्ते जाती बार मेरे को हर जगह पूछना पड़ा कि अब किधर जाना है, कहाँ चलना है। तो मेरे को वो सारी माइंड में एक फिक्स हो गया था कि कहां से कहां मुड़ना है, कहां से कहां जाना है। तो वहां लाके छोड़ दिया। ये गुरुजी का अपना एक तरीका है, किसको कहां है वो रखते हैं। शुरू में मैं वो लगता था मेरे को कि सेवा है, इधर कोई सत्संग का आ गया तो मैं कैसे उसको वो करूं कि मैं सेवा में जाऊं या सत्संग में जाऊं, या 2 जगह सत्संग का बुलावा है तो मैं किधर जाऊं। तो मैं फिर स्कूटर खड़ा करके मैं एक मन में यही करता था, गुरुजी जिधर भेजना है उधर मोड़ दो। मैंने कोई चॉइस नहीं करनी, मैं जहां आप भेजोगे मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी गुरुजी ने कहां वो
करके रखी हुई, थाम के रखी हुई है। क्योंकि बड़े मंदिर में एक बार था कि हम सेवा कर रहे थे और शाम को एम्पायर स्टेट में सेवा थी, तो दिन में बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे। तो उस दिन जब हम बड़े मंदिर के चलने के लिए बात हुई, तो जो मनोज अंकल थे हमारे साथ में, जिसके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, वो मैं उससे कहने लगा भाई मेरे को तो ऐसे से आज जो है ना आंटी ने भी आना है, तो मैं तो घर जा रहा हूँ तेरी भाभी को लेने, और तुम सीधा मंदिर एम्पायर स्टेट पहुंच के और सेवा का कर मैं भी पहुंच जाऊंगा। वो कहने लगा भाई साहब एक काम करो, आप जाओ एम्पायर स्टेट और आप जाके जो सेवा का जो है वो जल प्रसाद का, हैंड वॉश का, जोड़ागर का, ये सब चीजें हैं वो सब आप देखो जाके, और मैं भाभी को लेके आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उससे पहले निकल गया, उसको मैंने अपने से पहले निकाल दिया, क्योंकि उसने जाना था दूर और वहां से जाके वापस आना था, तो मैंने उसको पहले निकाल दिया और मैं उससे 15-20 मिनट बाद बड़े मंदिर से निकला, क्योंकि मेरे को जो आधे रास्ते करीब पहुंचना था जो एम्पायर स्टेट था। मैं जब एक पॉइंट आता है जहां से एक छतरपुर मंदिर की तरफ जाता है, एक कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन की तरफ रास्ता कटता है, एक वी पॉइंट बनता है, तो उस कोने पे वो खड़ा हुआ था, मनोज जो है मोटरसाइकिल लेके वहां खड़ा हुआ था। अब मैंने देखा उसको, मैंने उसको बोला कि भाई तेरे को तो वहां जाना, तो यहां क्यों खड़ा है? कह भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो आप भी चलो वहां भाभी को लेने। तो मैं कह लगा जब मैं नहीं जाना तो तेरी जरूरत क्या है, तो एक काम करो वहां निकल जा एम्पायर स्टेट में, वहां से जाके सेवा की अरेंजमेंट कर, मैं लेके आ रहा हूं। मैं उसको बोल के चल दिया, आगे मैं था। जब मैं अपने सरकारी क्वार्टर के वहां रुकता हूं तो पीछे से देखता हूं कि मनोज भी आके मोटरसाइकिल रोक देता है। मैं ऊपर गया, आंटी को पहले मैसेज था, वो तैयार थे, तैयार होकर मैं लेके आया। अब लेके जैसे मैं वापस आ रहा हूं तो मैंने मनोज से कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो टाइम भी नहीं था इतना कि मेरे को थी कि एम्पायर स्टेट में जाना है। ये भी मेरे साथ आ गया, तो एम्पायर स्टेट जाके जो सेवा का पहले जो तैयार करना है, तो ये भी मेरे साथ आ रहा है, तो इसको कुछ नहीं बोला मैंने उसको। जब हम दोनों गए तो वो मेरे पीछे पीछे गया, आगे मैं था, पीछे मैं मतलब आंटी को लेके हम एम्पायर स्टेट गए, वहां सेवा भी कर ली, वापिस आ गए। अगले दिन जब हम सेवा में गए तो तब उसने, मनोज ने मेरे को बताया कि भाई साहब मैं वहां से तो चल दिया, लेकिन इस पॉइंट पर आके मैं आगे नहीं बढ़ पाया, और मेरे को जो ना, मेरे को ये था कि भाई साहब को बोलता हूं कि आप चलो, और कह रहा आपने बोल दिया कि मैं लेके आ रहा हूं, तू वहां चल, लेकिन मेरे से रुक, मतलब मेरी उससे पहुंच की बाहर चीज थी कि मैं बिना चाहते हुए भी आपके पीछे पीछे जा रहा हूं, और मैं ये भी सोच रहा हूं कि मतलब जब भाई साहब जा ही रहे हैं भाभी को लेने, तो मैं क्यों जा रहा हूं पीछे, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा। और कह रहा है मैंने कुछ किया भी नहीं, आपके पीछे गया और आपके पीछे ही आके एम्पायर स्टेट गया। लेकिन वो जो पॉइंट था, जिस पॉइंट से हमको राइट को मोड़ा गुरुजी ने, मतलब लेफ्ट को जाते हम तो अपने गुरुजी का जो है एम्पायर स्टेट पड़ता था, और राइट को जाने के लिए मेरे सरकारी क्वार्टर की तरफ जाना होता था। अगले दिन उसने बताया, तो वो कोई तमाशा या तो उसके लिए या मेरे लिए लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा रहा होगा जिससे गुरुजी ने हमें दोनों को राइट साइड मोड़ दिया। और वो टाइम क्योंकि वो कह रहा था कि मैं जा रहा हूं, ये भी सोच रहा हूं डबल पेट्रोल क्यों खर्च कर रहे हैं, पर मेरे से रुका नहीं जा रहा। तो ये गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने मेरे लिए या उसके लिए क्या तमाशा था वहां, क्या ऐसा कुछ होना था हमारे साथ में जिसको गुरुजी ने अवॉइड कर दिया। ऐसे एक बार बड़े मंदिर में मैं सेवा कर रहे थे, तो लास्ट में हम निकलते थे, जो बड़ा किचन है, बड़े किचन में जहां लंगर प्रसाद वगैरह बनता है, वहां उसकी सफाई वगैरह कर गए, पूरा एक एक बर्तन को मांज के, साफ करके, धुलाई करके, सफाई करके, पोंछ के, तब हम वहां से निकलते थे। तो 4-5 संगत थी जो हम लास्ट में लगभग निकला करते थे। तो उस एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और हम जब लास्ट में निकले तो जो मेरे साथ संगत थी, ये कमल अंकल थे, उनके पास 10-10 नंबर था गाड़ी का, उनका जो है मारुति की गाड़ी थी, 10-10 नंबर था। तो वो कहने के अंकल एक काम करो, आप जो है ना ये स्कूटर यहीं छोड़ दो और हमारे साथ चलो, हम आपको घर छोड़ते हुए निकल जाएंगे, बारिश हो रही है भीग जाओगे। लेकिन मैंने कभी भी जिंदगी में बारिश में कभी स्कूटर कभी रोका नहीं। तो उस दिन भी मैंने उनको बोला कि मैंने कि एक काम करो, स्कूटर के बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कल मेरे को फिर सेवा में आना है। क्योंकि मैं 5 दिन जो है ना, मतलब 4 दिन शाम के वो जो बड़े मंदिर में होते थे, और ये जो सोमवार का दिन था, वो सब 5 दिन चलता था उस टाइम पे। तो मैंने कि बिना स्कूटर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, एक काम करो। तो मैंने सारा जेब का सामान पहले उनको दे दिया,
तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अकेला जाऊंगा, रात को 1-1:15 का टाइम है, तो कम से कम आइडेंटिटी तो मेरे पास होनी चाहिए। कोई मेरे को रास्ते में रोक के पूछने लगे कौन है, तो मैं क्या बताऊंगा। तो मैंने उनसे मोबाइल फोन और आइडेंटिटी कार्ड जो है ना वो ले लिया, बाकी सब उनको दे दिया, और मेरी जो बीच वाली बिटिया थी वो भी उनके साथ भेज दी। वो चले गए, मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, स्कूटर स्टार्ट होने से मना कर दिया। काफी कोशिश की, सारे प्लग वगैरह सब कुछ चेक कर लिए, कुछ भी समझ में नहीं आया। छोटे माली अंकल थे और जो सेवादार थे वहां, उन्होंने मतलब मेन गेट से और पिछले गेट तक खूब भगा के दौड़ा के देख लिया, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। एट लास्ट हार के मैंने छोटे माली अंकल को जो है ना चाबी दे दी स्कूटर की। मैंने कहा अंकल ये अभी चलने से मना कर रहा है चेतक, तो एक काम करो इसको रख लो, मैं कल आऊंगा और टाइम से आके कि यहाँ किसी को दिखा के ले जाऊंगा। और मैंने कि कल एक बार आप ट्राई करके देख लेना कि हो सकता है अभी जो बारिश में कोई पानी वगैरह लग गया हो इस वजह से नहीं चल पा रहा है, तो कल आप ट्राई करके देख लेना हो जाए। तो वो पहला ऐसा दिन था कि गुरुजी ने वो स्कूटर जो है अपने अंदर, जो बड़े मंदिर के अंदर जो है गेट से अंदर जो है ना वो खड़ा हो गया। अगले दिन मैं मनोज को लेकर थोड़ा टाइम से पहले निकला उसकी मोटरसाइकिल पे, और मैंने उसको बताया कि कल ऐसे मेरे साथ हो गया कि स्कूटर चलने से मना कर दिया और पहले उसको किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा फतेहपुर बेरी की तरफ ले जाके। हम दोनों गए बड़े मंदिर जाके माली अंकल से पूछा, मैंने कहा, वो कह लगे जी दिन में भी चलाने की कोशिश की लेकिन स्कूटर नहीं चला। तो मुझे था कि वो खींच के ले जाना पड़ेगा, तो मैंने देखा एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने उसको उसको कोशिश की, दोबारा वो प्लग वगैरह सब कुछ चेक किए, कोशिश की और वो स्टार्ट हो गया बिना किसी उसके बाद उसके मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जिस रात उन्होंने मेरे को छोड़ा था और गाड़ी से लेके बिटिया को लेके चले गए थे, जब स्कूटर ने चलने से मना कर दिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था घर जाने के लिए। तो मैंने कमल अंकल को फोन किया, मैंने कहा अंकल आप कहाँ हो? तो वो बिटिया को मेरे सरकारी क्वार्टर के वहां उतार रहे थे उस टाइम पे। बिल्कुल वही पॉइंट ऑफ टाइम था जब वो मेरी बिटिया उतर रही थी गाड़ी से और मैंने फोन किया उनको। वो कहने लगे जी वो उसको अन्नू को उतार रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे है, स्कूटर ने चलने से मना कर दिया। और तो कह रहे अंकल क्या करना है? मैंने करना क्या है, मैं यहाँ आऊंगा कैसे, घर कैसे आऊंगा, स्कूटर से आना तो वो आ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है अंकल आप एक काम करो, आप वहीं रुको, हम आपको लेने आ रहे हैं। वो वहीं से मुड़ के बड़े मंदिर आए। बड़े मंदिर में उस समय 1-1:30 का टाइम था, क्या कारण था पता नहीं, पर बड़े माली अंकल ने किसी सेवा के लिए बड़ा हॉल जो है ना वो खोला हुआ था। तो नॉर्मली क्या होता कि जब हम लास्ट में निकलते थे वहां से सेवा करके, तो बड़ा हॉल पहले ही बंद हो जाता था, संगत निकल जाती थी और बंद हो जाता था। तो कभी ऐसा विचार ही नहीं आता था जाके मत्था टेका जाए। पर जब जैसी मेन गेट से एंट्री हुई, मेन गेट के वहां जब मैं जहां खड़ा था उन अंकल के साथ में, जैसे ही वो लोग आए उन्होंने देखा हॉल खुला हुआ और सारी लाइटें जली हुई। तो जो कमल अंकल के पापा थे वो थे, हम सब, वो कहने लगे अंकल देखो गुरुजी ने तो दरबार खोल रखा है, तो जाके गुरुजी को मत्था टेक लेते। तो सारे फिर अंदर गए, गुरुजी को जाके जो है वहां मत्था टेका, फिर वापस चल के आए। यानी कि उस दिन उनके लिए मेरे घर से आगे क्या चीज होनी थी ये गुरुजी जानते हैं। वापस मेरा स्कूटर क्यों नहीं चला ये भी गुरुजी, क्योंकि अगले दिन तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी किसी मैकेनिक की, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। जो प्रोसेस में पहले दिन कर चुका सब कुछ, उसी में से एक छोटा सा प्रोसेस किया था कि वो तारों को थोड़ा हाथ लगा के देखा था कि भी कोई ऐसा तो नहीं हटा हुआ है, सब कुछ इंटैक्ट था, कुछ भी नहीं था और स्कूटर स्टार्ट हो गया था। तो कई ऐसे वाक्य हैं जिंदगी में जिसमें हमें लगता है कि ये ऐसा अचानक हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन वो गुरुजी समझते हैं कि उसको कैसे रोका जाए। इस समीकरण को जो उसकी जिंदगी में जो आने वाला है, जो कोई एक्सीडेंट होना है, कोई ऐसी बुरी कोई व्यवस्था उससे रखी हुई है, उसको कैसे काटना है, उसका समीकरण कैसे बदलना है, ये गुरुजी जानते हैं। क्योंकि एक बार एम्पायर स्ट्रीट में था कि एक संगत थी गुरुजी के संगत में लड़का था, उसको जाना था कहीं पंजाब में इंटरव्यू देने, टेस्ट वगैरह था कोई सर्विस का। तो वो आया कि चलो पहले जो है ना गुरुजी को एम्पायर स्टेट में मत्था टेकता हूँ, फिर आगे लेके फिर वहां से जो है मैं लास्ट बस पकड़ के और वहां चंडीगढ़ जहां भी जाना था वहां पहुंच जाऊंगा। तो जैसा सत्संग में था कि उन्होंने गुरुजी को जैसे मत्था टेका,
वहां चाय प्रसाद लेकर वो उठ के चलने लगा, तो आज्ञा लिए बिना गुरुजी से नहीं निकल सकते थे। तो उसने गुरुजी से जब आगे लेने के लिए मत्था टेका तो गुरुजी ने उस पूछा पंजाबी में, चाय पी ली नहीं पी ली? तो उसने बोला जी गुरुजी। तो उसने गुरुजी ने बोला कि भी मेरे को कौन पिलाएगा? तो उसने चाय प्रसाद लाके गुरुजी को दिया, वो फिर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा, उसका दिमाग चल रहा था कि मेरी लास्ट बस निकल जाएगी। उसका जो चल रहा था कि मेरी लास्ट बस निकल जाएगी, गुरुजी मेरे को यहां से जाने नहीं दे रहे। और वो जब गुरुजी ने चाय प्रसाद भी ले लिया, उसके बाद जो है वो बिना गुरुजी को बताए, बिना आज्ञा लिए जो है ना वो निकल गया। और वो निकला और उधर से गुरुजी ने पूछ लिया कि वो मुंडा बैठा सीगा वो किथे गया? तो जो संगत सेवादार थे उन्होंने इधर उधर देखा, वो कहने लगे जी लगता है गुरुजी वो तो निकल गया। तो थोड़ी देर में देखते क्या है कि वो बाहर से फिर आया एम्पायर स्टेट में गुरुजी के यहाँ, और उसके जो है कपड़े फटे हुए थे और उसके मतलब ब्लड वगैरह निकला हुआ था, कपड़ों पे भी लगा हुआ था। तो गुरुजी ने बोला कि मैं ताई तेरे को रोक रहा था यहाँ कि शाम बाहर जो है तेरे मतलब तेरी मौत तेरे को तेरा इंतजार कर रही है, और तूने जो है ना बिना उसके जो है चला गया। तो वो चलते चलते भी बाकी तो कुछ नहीं कर पाया, पर वो फिर भी मतलब झपट्टा मार गया। तो इसीलिए गुरुजी का था कि गुरुजी जब तक किसी को आज्ञा नहीं देते थे घर जाने की, तब तक वो जिसको बैठाते थे। और ऐसी भी संगत थी, जैसे हमने भी बहुत कोशिश की कि हम गुरुजी से नजर तो अक्सर कभी मिलती नहीं थी, क्योंकि इतना हम उनके तेज को सहन करने का इतना हमारे अंदर ताव ही नहीं थी। पर हमारी कोशिश ये होती थी कि जब ये सेवा करने के बाद जब कि थोड़ा बैठने का मौका मिल जाए और हमारे ऊपर गुरुजी की नजर ना पड़े। और ऐसी बहुत सी संगत थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि गुरुजी किसी संगत को रात को पता लगता है कि 2-2 बजे तक बैठाया हुआ है अपने साथ में, तब उनको आज्ञा दिए, या 1:30 बजे तक बैठाया गया हुआ है, हमें अभी से वो बोल रहे हैं। लेकिन गुरुजी के को पता है कि किसको कब किस समय कहाँ होना चाहिए। तो वो जिसको भी इशारा करते थे गुरुजी, पूरी संगत में वो उठता चला जाता था। उसके पास इतनी वो नहीं थी कि वो उस आदेश को मतलब इग्नोर कर सके। और जिसके साथ जिसको कहना होता था गुरुजी सिर्फ उसी को पता लगता था मेन। तो हमने भी कोशिश की कई दफे, लेकिन गुरुजी ने उठा के आगे दे के भेज दिया। क्योंकि गुरुजी संगत का कल्याण तो करते ही करते हैं, पर संगत के साथ जिसका दिली रिश्ता है उसका भी कल्याण करते, बिना उसको जाने बिना उसके माने। उसने गुरुजी को जाना है नहीं जाना, गुरुजी को माना है नहीं माना, ये इमैटेरियल है। सिर्फ इसलिए कि जो जिससे हमारा दिल का रिश्ता होता है उसके दुख से भी हमें दुख होता है। अगर हम उसके दुख की खबर सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक पीड़ा होती है। तो वही चीज गुरुजी का है कि गुरुजी के यहाँ आया है नहीं आया, गुरुजी को माना है या जाना नहीं, ये मायने नहीं रखता। पर क्योंकि वो संगत का दिल के रिश्ते से दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके भी कष्ट बिना उसके जाने बिना उसके माने जो है ना गुरुजी पूरा कर दे। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक थे, तो उस समय क्या होता था कि जब 5 दिन यहाँ सेवा मतलब एम्पायर स्टेट में 4 दिन शाम को, फिर मंडे को शाम को वहां बड़े मंदिर में, फिर जब सत्संग शुरू हुए तो 2 दिन कभी भी सत्संग में जब कभी मौका मिलता था तो सत्संग भी अटेंड करते थे। यानी कि 7 दिन जो है ना सुबह से शाम तक एक ही होता था कि गुरुजी के यहाँ जाना है, चाहे वो सत्संग हो चाहे मंदिर हो। तो भी एक वो रूटीन था। तो उसमें काफी कुछ ऐसे लोग थे सोसाइटी में जिनसे मिलने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब ऐसे एक उसमें चलते रहे कि जिसमें उन लोगों से मौका नहीं मिलता। और मैंने जो महसूस किया कि आपकी जिंदगी में जो डिस्टरबेंस करते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स पैदा करते हैं, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे कोई वो इंसान हो, चाहे कोई वो रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, उनके लिए टाइम ही नहीं देते जिससे कि वो आपकी जिंदगी में खलल ना डाल सके। तो मेरा एक दोस्त है हिमाचल के, मेरे को पता लगा कि उनकी मदर जो है दिल्ली आए हुए हैं। अक्सर वो हिमाचल में रहते थे, दिल्ली में नहीं रहे, लेकिन वो दिल्ली आए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। मैं उनसे मिलने गया, उनके पास गया तो मैंने देखा, मतलब दोस्त ने मेरा बताया कि उनके राइट पांव में जो है ना एक घाव हो गया था, गांव में कोई चोट वगैरह लगी, घाव हो गया, और इतना अंदर गहरे तक हो गया कि 3 बड़ी पट्टियां दवाई में डुबो के जो है ना उसके अंदर घुसानी पड़ती थी। तो जब मैं गया था तो मैंने उनका दुख जो मतलब होता है कि उनका जो दुख था वो मेरे से देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि ये जो गलाव है, ये जो इसमें जो अंदर जो घाव हो रहा है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और हमें ये पांव काटना पड़ेगा, और नहीं काटा तो ये पूरे ऊपर तक चला जाएगा। तो वो स्टेज ऐसी थी उनकी। तो मेरे पास जो पहली बार ये
12 मार्च 2006 को जो पहले जब दर्शन गुरुजी ने जो सिंगला अंकल से जो मेरे को मिले थे, जो मेरे बिना मांगे था कि मनोज से मेरी बात हुई थी एक साइड में, और जब हम आगे लेने की लाइन में लग रहे थे तब सिंगला अंकल आए थे और जेब से निकाल के 2 स्वरूप और एक मेरे हाथ में थे, एक किसी और को अंदर चले गए थे। वो स्वरूप मेरे पास था। मैंने वो स्वरूप जो है ना, मेरे अंदर एक भाव पैदा हुआ, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे से जो संपर्क में, हमारे से जो जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, उसकी समस्याओं में हम कहाँ कैसे काम आएंगे, क्योंकि दिल का रिश्ता जिससे भी होगा उसमें हम उसकी सुविधा, सुख, चैन, शांति, उनके बारे में सोचते हैं। और दिमाग के रिश्ते में क्या है कि वो हमारी सुख, हमारे चैन, हमारे उसके लिए कैसे कैसे काम कर सकता है, ये फर्क पड़ता है। तो मेरे को लगा, तो मैंने उनको, आंटी को बोला, मैंने कि ऐसा है कि जहां भी आपको दर्द होता है, ये मेरे गुरुजी हैं और आप इनको जो ना, इनको दिखा देना, यानी कि पाँव में दर्द है तो पाँव में इनको ऐसे छुआ देना, और जो भी बोलना है, जो भी कोई आपकी समस्या है, तो आप सिर्फ गुरुजी से बात कर लेना, उनको बता देना। और मैं ये उनको देख के और मैं चलाया, मैं अपने उसी रूटीन में हो गया। एम्पायर स्टेट, बड़ा मंदिर, सत्संग, वो सारे उसमें चलता रहा। मेरे को याद नहीं कि मैंने उनको कभी फोन करके भी पूछा हो कि उनकी हाल क्या है, वो दिल्ली में है या बाहर चले गए। 2-2.5 साल के बाद की बात है। एक दिन मैंने अपने दोस्त को फोन किया तो उसने बताया कि मैं गांव आया हुआ हूं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मदर एक्सपायर हो गए और उनके क्रियाक्रम के लिए आया हुआ। उसके ऑफिस में जब मेरी किसी से बात हुई थी तब मेरे को ऑफिस वालों ने बताया कि जैसे उनके तो मदर एक्सपायर हो गए और उसी के लिए गए हुए हैं वो। तो मेरे को लगा कि मैंने कि भाई एटलीस्ट मतलब ऐसी खबर को बताना तो चाहिए था, क्योंकि मैं उसकी शादी में धर्म भाई बना था और उसके तहत जो है ना मेरा वहां जाना बनता था। जो एक सामाजिक व्यवस्था उसके हिसाब से मेरा जाना, उनकी मदर के उसमें जाना बनता था, लेकिन मेरे को खबर ही नहीं है। और खबर मिली तो जब वो दिल्ली वापस आया तो मैं उससे मिलने गया था। तो मेरे जैसे ही मैं उनके पास गया था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि हो ना हो वो जो पाँव में चोट थी और जो घाव था उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और वो डेथ का कारण बना। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, वो जो आंटी को जो चोट लगी हुई थी, जो घाव था, वो उसका क्या हाल था। तो तब मेरे को उन्होंने बताया कि जी वो तो गुरुजी के दर्शन उनके पास जाने के बाद 15 दिन के अंदर ही वो भरना शुरू हो गया था और वो ठीक होकर दिल्ली से गए। और अब नेचुरल डेथ है हुई है उनकी, कोई बीमारी से कोई नहीं हुई उनकी, कुछ भी कोई समस्या नहीं थी, हेल्थ इशू कोई नहीं था उनका। एक चीज उन्होंने और जो बताई, वो कहने लगे जी जो गुरुजी के फोटो थे जो आप देके गए थे उसको, वो कभी अपने से अलग नहीं करते थे एक सेकंड के लिए भी। अगर गलती से वो दाएं बाएं हो जाए तो वो घर में जो ना मतलब एक तरह से बवाल मचा देते थे, और जब तक वो मिल ना जाए। और कह रहा जब वो आखिरी बार जब वो उनके प्राण गए तभी भी उनकी मुट्ठी में थे, गुरुजी के जो दर्शन थे वो उनकी मुट्ठी में ही थे, और उनके साथ ही जो है उसमें वो चले गए। तो मैंने ज्यादा उसको नहीं किया कि गुरुजी की, महाराज की जो कृपा है, जो तरीका है, वो सब वही जानते हैं। लेकिन ना उनके बच्चों को पता है कि उन आंटी का गुरुजी का जो रिश्ता क्या बना, जो सिर्फ एक फोटो मात्र जो गुरुजी ने भिजवाई थी अपनी, उसके साथ उनका क्या रिश्ता था, जो उसको हर समय वो 24 घंटे हर क्षण वो अपने साथ रखा करते थे। क्या उनका विश्वास था, ना तो उनके बच्चों को पता है। और उनके बच्चे भी मतलब कभी गुरुजी के ना कभी सत्संग में आए, ना मेरे सत्संग सुनाने के बाद भी कभी जो एम्पायर स्टेट गुरुजी बैठते थे तभी उनको गुरुजी ने तो संदेशा भेज दिया था एक तरह से, लेकिन तब भी जो है ना वो कभी नहीं आए। लेकिन 3-3.5 साल पहले की बात है, ये लॉकडाउन से पहले का मामला है, कि एक बार वो कहीं मॉडल टाउन में गए किसी सत्संग में। सत्संग से आने के बाद मेरे को फोन किया मेरे दोस्त ने कि बिलायती आज जो है ना मैं ऐसे वहां सत्संग में गए थे और बड़ा अच्छा लगा। मैंने ठीक है चलो, गुरुजी की कृपा की इतने साल बाद कम से कम गुरुजी ने अपने हजूरी में उनको बुला लिया। कुछ दिन बाद फिर मेरे को फोन आया कि जी आज हम बड़े मंदिर गए थे और बड़ा सुकून, बड़ी शांति मिली। तो मैंने चलो, गुरुजी ने एक उसको तो कम से कम अपने सही रास्ते पे लेके आ गए। मेरे मतलब दोस्त का जो असली जो मतलब होता है कि उसको सही रास्ते पे लेके जाना, तो वो जो इतने साल से नहीं हो रहा था वो गुरुजी ने ऑटोमेटिकली करा दिया। तो एक दिन मैं उनके यहाँ गया था तो तब मेरे को उनकी बिटिया ने बताया कि मेरा जो दोस्त है उसकी हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा था, और मतलब ये समझो कि स्टेज ऐसी थी जो लास्ट स्टेज कही जा सकती है। खाने पीने के भी उनका कुछ नहीं बन पा रहा था, मतलब खाया नहीं जा रहा था, पिया नहीं जा रहा था।
तो उनकी बिटिया यहाँ जहां मैं रहता हूं उसके आसपास एक स्कूल में उन्होंने टीचिंग का वो के लिए आई। वहां उनकी कोई साथ में कोई गुरुजी की संगत थी। जब उन्होंने अपने पापा के बारे में बताया तो उन्होंने गुरुजी का वो बता दिया, तो वो गुरुजी के वहां जाने गए थे और गुरुजी अपने पापा को लेके बड़े मंदिर वो बिटिया गई थी वहां जाके। और वहां जाके पहले दिन वो बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से बमुश्किल जो चाय प्रसाद मिला था उनसे बहुत मुश्किल से पिया गया। लेकिन उसके बाद से उनकी जिस दिन मैं गया उन्होंने बताया ये सारी चीजें, तो उन्होंने गुरुजी के दर्शन उनके घर में लगे हुए थे बड़े वाले, और उन्होंने मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि मेरे को तो गुरुजी ने नई जिंदगी दी है, मतलब मैं जो जिंदा हूं तो इनकी कृपा से है। एक और जो साथ में उन्होंने अपना सत्संग सुनाया है कि उनकी एक सिस्टर है जो बाई बर्थ ब्लाइंड है, उनके हस्बैंड भी बाई बर्थ ब्लाइंड है, उनके पास 8 साल का लड़का है। तो वो बता रहे थे कि अभी 3-4 दिन पहले वो मेरी सिस्टर जो है ना बड़ी क्रिटिकल स्टेज में थी आईसीयू में, और मैं जब उनको देखने गया तो मैं गुरुजी से अरदास करके गया था कि गुरुजी वो मतलब अगर मेरी सिस्टर चली गई तो ये 8 साल का बच्चा है, क्योंकि वो भी ब्लाइंड है, तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन मेरी जो सिस्टर है उसको भी, मेरे को आपने जिंदगी दी है तो उसको भी आप ठीक कर दो। तो जिस दिन मेरे को वो सत्संग सुना रहा था उसने मेरे को बताया, कह लगे जी मैं जब ये अरदास करके गुरुजी के वहां गया हूं, दूसरे या तीसरे दिन जो है ना वो वहां से निकल के जनरल वार्ड में आ गए। तो कह रहे मेरे को जिंदगी दी है, मेरी सिस्टर को जिंदगी दी है। अब गुरुजी मतलब उनके यहाँ जैसे मेरे मन मस्तिष्क में हृदय में है, ऐसे उनके और उनके बच्चों के उसमें भी सब जो है ना गुरुजी मतलब विराजमान है। कितने साल के बाद उनका वो आया, जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी थे तब भी उनके पास में जो मैसेज था, जो मैं सत्संग जो मैं सुना करता था वो सुनाया करता था, तो वो तब भी था। लेकिन हर एक टाइमिंग और प्रायोरिटी जो है ना गुरुजी की है, इसलिए कब किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, ये गुरुजी जानते। मेरा एक दोस्त है, वो जब भी फोन करता था तो पहले हमारा होता था कि वीक में हम 5 दोस्त एक जगह किसी के भी घर मिलते थे और पूरा दिन एक साथ रहते थे। एक रूटीन बना हुआ था, मतलब घर किसी का भी हो सकता है 5 में से, और एक साथ रहते थे, हम एक दिन बिताते थे साथ में। मतलब जब सर्विस करने लगे उसके बाद का भी था। लेकिन 2006 में जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया तो मेरा वो रूटीन हो गया, वो चारों इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन मैं नहीं हो पाता था। तो वो 4 इकट्ठे होने के बाद मेरे पास फोन आता था, कह रहे कहाँ है, तो मैं या तो गुरुजी के बताता था कि गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ, या गुरुजी के यहाँ से आ रहा हूँ, या गुरुजी के यहाँ हूँ। मतलब 3 ऐसे शब्द थे जो उनको सुनने को मिलते थे। तो मेरा एक दोस्त जो है उनमें से, जो हमारे उम्र में हम 5 में से सबसे छोटा है, वो कहने लगा अच्छे गुरुजी हुए, कह रहे हमारा तो दोस्ती छीन लिया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि बहुत अच्छी जगह मेरे को गुरुजी ने दिखाई है और मेरे को बुलाया है, तो आप सबके लिए भी रास्ता है कि आप सब भी आओ। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होती है कि बीमार होंगे तभी तो हॉस्पिटल जाएंगे, ऐसे कौन चक्कर काटने जाता है। कोई समस्या होगी तभी तो थाने जाएंगे या कोर्ट जाएंगे। तो वो एक चीज होती है कि वैसी जाके क्यों करें, जबकि हम बहुत छोटे से एक चीज हमारे फादर फोरफादर वो सब ये कहते आ रहे हैं, कहलवाते आ रहे हैं हमें कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि सुख में ही सिमरन करना शुरू कर दिया तो दुख आएगा ही नहीं, और आएगा तो उसका पता नहीं लगेगा, वो बाईपास होकर चला जाएगा, या उसका इंपैक्ट वो नहीं होगा जो हमारी जिंदगी में होता है, जो हमें कराता है, हमें रोने के लिए मजबूर करता है, वो नहीं कर पाएगा अगर सुख में सिमरन करना शुरू कर दें। तो ये जो गुरुजी ने मौका दिया है, ये सुख में सिमरन करने का मौका दिया है। भले ही हमें कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मालिक का जब हम सिमरन शुरू कर देंगे तो उसके बाद वो दुख भी आएगा तो वो भी हंस के वो हो जाएगा, वो भी हमें परेशान नहीं करके जाएगा। तो वो दोस्त मेरे का कहता है कि गुरुजी ने वो छेल लिया। मैं उनको बोलता था कि बहुत अच्छी जगह है, आप लोगों के लिए भी आने का रास्ता खुल गया। उसी दोस्त के साथ में वो उसके मकान का एक बाहर गेट का जो ना मेन गेट का छज्जा था वो खराब हो रहा था, झर रहा था, तो उसको तुड़वाने के लिए उसने मजदूर लगाया। और उसके पड़ोस में कोई फंक्शन हो रहा था, वहां एक बदरपुर से आगे मीठापुर पड़ता, वहां का कोई रिश्तेदार था उनके पड़ोसी का, वो अपने बच्चों को लेकर आया हुआ था। और उसका एक लड़का जो है उनके वो ऊपर से तोड़ रहा था मजदूर, और नीचे से वो निकल गया और एक पत्थर आके उसके सिर पे लग गया। लड़का बेहोश हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। मेरे उसके पड़ोसी जो शुभचिंतक थे उन्होंने 100 नंबर पर फोन कर दिया, लोकल पुलिस आ गई और उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। अब वो उस मुकदमे के फेर में चल गया मेरा दोस्त, और उधर
जिसके लड़के को चोट लगी थी, उसके लड़के को वहां सुबह और शाम ऑफिस जाते हुए और ऑफिस से आते हुए जो है ना वो उस लड़के को देखने जाता था। और उसने ये भी ऑफर किया था कि भाई मेरे यहां काम चल रहा था, उसमें चोट लगी है, तो जो भी इसका खर्चा होगा हॉस्पिटल का वो मैं पे कर दूंगा। तो उसके लड़के के फादर ने बोला था, कह लगे जी ये कोई आपने जानबूझ के तो किया नहीं, ये तो मेरा लड़का ही जो है ना, मतलब इधर भी बंदा खड़ा कर रखा था, दूसरी तरफ भी कर रखा था, और लड़का हाथ छोड़ के भाग गया था। तो कह रहे जी ये तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, तो आप इसमें ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। लेकिन चौथे पांचवें दिन जो मेरा दोस्त गया, ऑफिस से गया, तो उसने कहा जी आप ये रोज ये देखने आते हो कि मेरा लड़का मर गया कि जिंदा है। वो कहने लगे भाई तेरा लड़का और मेरा लड़का क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, आज क्या बात होगी। कह रहे नहीं जी अब तो जो है ना कोर्ट में ही देखेंगे आपको। अब मेरा दोस्त परेशान कि कोर्ट में क्या करेगा, सरकारी नौकर है, कोर्ट झेलेगा कि उसको करेगा। और सबसे बड़ी चीज थी कि जो मकान था वो उनकी मदर के नाम था, तो जो मुकदमे में नाम लिखा गया उनकी मदर का लिखा हुआ। और एक ऐसी उम्र की स्टेज में जिसमें कि कोई बुजुर्ग को कोई पुलिस खींच के ले जाए या कुछ करे तो वो भी ठीक नहीं था। तो मेरे दोस्त ने काफी कोशिश की कि वो आउट ऑफ कोर्ट जो है ना मेटलाइज हो गया, कि पुलिस वाला ये कह रहा है जी मेरे को चालान करना पड़ेगा 90 दिन के, उसमें आप जो है ना जो फैसला करना है फैसला कर लो। लेकिन वो फैसले के लिए मान नहीं रहा था। फिर एक बालाजी के भगत थे, उसको पता लगा कि जो जिसके लड़के को चोट लगी है वो उनका चेला है। तो उसने किसी के संपर्क में के थ्रू जाके उनके उस गुरु से मिले और उससे जाके बोला कि जी ऐसे ऐसे बात है, और ये यार आपका ये चेला जो है ना ये तो इस तरह की बात कर रहा है। उसने उसका जो बालाजी के भगत थे उन्होंने बोला कि नहीं लड़का ठीक है, और बच्चे की चोट की वजह से हो सकता है कि उसके कुछ दिमाग में गड़बड़ होगी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बात करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो एक दिन हम बैठे हुए थे, उधर से पुलिस का प्रेशर था, उधर वो हाथ नहीं आ रहा था। हम तीनों चारों बैठे हुए थे, दोस्त पांचों दोस्त बैठे थे। उसने अपनी समस्या बताई कि उधर से पुलिस वाला कह रहा है कि भाई जल्दी करो जो करना है, और अदरवाइज मेरे को मुकदमा जो है कोर्ट में डालना पड़ेगा, चालान करना पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी के एक दर्शन थे क्लिप वाले, मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा अगली बार जब भी बात करे, बालाजी के भगत से बात करे या उस लड़के से बात करे, तो ये गुरुजी के मतलब प्रेजेंस में होना चाहिए बातचीत जो भी है। मैं ये कह के जमुना पार से और पालम की तरफ आ गया सरकारी क्वार्टर पे। मेरे को 1.25 घंटा लगा। गुरुजी ने 1.25 घंटे में ही उसकी वो जो साइकिल है वो बदल दी। वो घर गया, घर पहुंचा, मतलब मैं अपने घर की तरफ चला, वो अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचते ही उसके बच्चों ने कोई स्कूल की कोई रिक्वायरमेंट थी वो बता दी, और वो वैसी की वैसी वापस आ गया मार्केट में। तो मतलब उस जमुना पार की मार्केट में वो बंदा जो मीठापुर रहता है बदरपुर में, वो उसको टकरा गया। शाम का टाइम, रात का टाइम, मतलब 8 साढ़े 8 का टाइम है, और वो वहां उसको टकरा गया। और जब नमस्ते वो कहने लगे जी आप मुलाकात ही नहीं हो रही, और मैं तो बात करना चाह रहा था आपसे। उसने कहा जी ठीक है, मैं जो है ना अपने जो भगत जी के पास ही जा रहा हूं, और चलो वहीं बात करते हैं। वो वहां सीधा चला गया। वहां जाने के बाद भगत जी के सामने जैसे ही बैठे, तो वो जो लड़का था जिसके बेटे को चोट लगी थी, उसने कहा जी 5 लाख रुपए से 1 पैसे के कम के बारे में भी सोच रहे हो तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, मैं कोर्ट में देखूं। अब मेरे दोस्त ने अपने उसको बोला कि भगत जी ये तो जो है ना आप तो कह रहे थे ये लड़का सब ठीक ठाक है, ये तो 5 लाख मांग रहा है। अब वो करते करते वो क्या हुआ कि 1.5 लाख पे तय हो गया कि जी 1.5 लाख रुपए दे दो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा, और हाई कोर्ट में जाके और वो बयान दे देगा और आपकी FIR क्वैश हो जाएगी। उसने मेरे पास फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना बिलाई थी, वो मैं जो है ना मेरे को वहां टकरा गया और वहां बात हुई है, और उसने जो है ना वो 1.5 लाख रुपए मांग लिए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई मांगे तो उसने 5 लाख थे। उसका पहला शब्द ये था कि 5 लाख से 1 पैसे के कम के बारे में सोच रहे हो तो मैंने कोई बात नहीं करनी, कोर्ट में देखूंगा। अब 3.5 लाख जो तेरे बच गए, अब तो 1.5 लाख मांगा है ना। वो कह रहा हाँ। तो मैंने कि भाई गुरुजी के सामने बात हुई? कह रहा हाँ गुरुजी के सामने, क्योंकि जो क्लिप गुरुजी की फोटो मैंने दी थी वो उसके साथ में ही थी तब। तो फिर बात आई कि वो उसको पैसे के लिए 20 तारीख का टाइम दिया कि 20 तारीख तक उसको पैसे देने। हमारे पास कोई इंतजाम नहीं था, मतलब इतने कम टाइम में जो टाइम मिला था हमें 5-7 दिन का, उस टाइम में हमें नहीं 5-7 दिन ही ज्यादा था। 20 तारीख थी, 12 तारीख को दिए थे पैसे। तो 12 तारीख से पहले 4-5 दिन पहले की बात है कि वो जब बात हुई, फाइनल हुई, तो उसने बोला कि पैसे का कैसे, सरकारी उसमें ना तो बैंक में इतने मिलेंगे, फंड से निकालेगा उसमें भी टाइम लगेंगे। लेकिन उसी दौरान में मेरी और छोटे भाई की एक प्रॉपर्टी थी, प्लॉट था,
और उसका एक ग्राहक अपने आप ही जबरदस्ती आके है और वो सौदा करके चला गया बयाना देके। और मतलब इतना था कि उसको जो 1.5 लाख रुपए उसमें से आराम से उसको दिया जा सकता। वैसे वैसे इतनी जल्दी इंतजाम नहीं होता, क्योंकि दूसरी एक बात पता लगी थी कि 12 तारीख को जो उनके बालाजी के भगत हैं वो अपनी सारी चेलों को लेके विद फैमिली जो है पैदल मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। और ये जो 1.5 लाख रुपए मांगा हुआ है, ये 1.5 लाख रुपए वहां एक ये कोई वो बना रहे हैं, मंदिर की स्थापना कर रहे हैं या ठहरने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसमें लगेगा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कि ऐसा करते हैं कि 20 तारीख की क्या इंतजार करनी, जब किसी अच्छे काम के लिए, क्योंकि ऊपर वाले का कुछ पता नहीं है वो कैसे किससे वो करवाता है, पेट पे पट्टी बांध के घर बनवा देता है या किसी कैसे ऐसे हालात में डाल के। मैंने कि सरकारी नौकर जो है इतना बड़ा अमाउंट दान में नहीं दे सकता, पर हो सकता है पुराना कोई कर्ज हो, अच्छे काम में लग रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 12 तारीख को इसको दे देते हैं, जिससे 12 से पहले ही दे देते हैं, जिसे 12 तारीख को जाए और जिस काम के लिए ये पैसा ले रहे हैं उस काम में वो जाके पैसा लग जाए। हमने वो अरेंजमेंट हो गया था, क्योंकि वो उनको पैसे उसको दे दिए, पकड़ा दिए। लेकिन 12 तारीख को के बाद जो हाई कोर्ट में डेट लगी हुई थी, जब हमने फोन किया, उस लड़के को आना था हाई कोर्ट में बयान देने के लिए। जब फोन किया तो पता लगा उसके जो फैमिली वाले थे उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे उनको तो पैरालिसिस का अटैक हो गया और राइट साइड में है, ना तो वो बोल पा रहे हैं और ना चल पा रहे हैं और ना हाथ चल रहा है। तो हमने सोचा कि 1.5 लाख रुपए उसको दे दिए। और अब ये वो जो 5 लाख वाला चक्कर है कि भी 5 लाख मिलेंगे तब ये आगे बयान वगैरह देंगे, इस चक्कर में ड्रामा कर रहे हैं। तो हम दोनों उसके यहां गए कि फिजिकल उसको देख के आए। तो हमने देखा वाकई में उसका जो है जो पैरालिसिस का अटैक था वो राइट साइड को था, मुंह बोल नहीं पा रहा था, वो हाथ नहीं चल रहा था, उसके पांव नहीं चल रहा था, मतलब बेड रेडिंग था। और पता ये लगा कि जो बालाजी के भगत के साथ में सारे जो फैमिली जा रही थी, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था और उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया और उसकी सारी फैमिली उसको लेके वापस दिल्ली आ गई। मतलब जिस हाथ से उसने पैसे पकड़े थे वो हाथ ही उसका इस लायक नहीं हुआ कि कुछ कर पाए। अब हमें बड़ा वो हुआ कि हमने फिर अरदास की अपने गुरु से कि महाराज ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक ये बयान नहीं देगा, जब तक बयान नहीं देगा तब तक पीछा छूटेगा नहीं। तो एक बॉम्बे से भी कोई दवाई मंगाई थी उसके लिए, मेरे दोस्त ने उसको ले जाने के लिए कि भाई ये ठीक हो जाए। और बहुत कम टाइम में गुरुजी ने इतनी कृपा की को इस लायक उसको बना दिया कि वो अपने पांव पे खड़ा भी होने लगा, बोलने में भी लगा थोड़ा, और हाथ से सिग्नेचर करने लायक भी हो गया। अब डेट लगी तो मेरा दोस्त वकील को लेके आया, मेरे को जाना था जमुना, यहां से मतलब पालम से पहले उसको लेके आना था मीठापुर से। मैं उसको लेके आया वहां से, बड़े इसमें हाई कोर्ट में जब उसकी वो अंदर चला गया लेके, मेरे को ऑफिस जाना पड़ गया। जब वहां उसके केस खत्म हो गया, एफआईआर क्वैश हो गई उसके बयान से और उसके हस्ताक्षर से, तो जब बाहर आया तो उसने मेरे दोस्त से पूछा कि बड़े भाई साहब कहाँ गए, मेरे बारे में पूछा। तो मेरे दोस्त ने बताया कि भाई उसकी नौकरी ऐसी है तो उसको जाना पड़ गया। वो कहने लगे जी भाई साहब क्या काम करते हैं, वो कहने लगे जी पुलिस में। और पुलिस में कहते ही उसने एकदम जैसे होठों पे जो ना जिप लगा दी हो, एकदम सिल गए। उसने अगला कोई सवाल नहीं किया। उसके घर पे मैं 4-5 बार मैं गया हूं अपना स्कूटर लेके गए, और गुरुजी की संगत थी जिन्होंने एक एसेसरी का काम खोला था, और उसने दिल्ली पुलिस के लोगों का एक स्ट्रिप जो है ना मेरे उसके 2 व्हीलर के आगे फ्रंट पे लगा दिया था। उसके घर के सामने मैं स्कूटर रोकता था। 5 बार की मीटिंग थी, 5वीं बार में जब मैं उसको लेके आया था, मतलब 4 बार हम गए, स्कूटर से गया था, उसके सामने रोका उसको, तब तक जब तक उसके बयान नहीं हुए तब तक उसको यही नहीं पता लगने दिया गुरुजी ने कि मैं पुलिस में हूं। क्योंकि अगर उसको ये, उसके घर वालों को या उसको ये इल्म हो जाए कि ये एहसास हो जाए कि इसको ले जाने वाला पुलिस का है, तो शायद वो कभी मेरे साथ नहीं भेजते। क्योंकि पुलिस वाले के साथ वो कहते हैं ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, उसका कोई विश्वास नहीं करता और उसको लगता कहीं ना कहीं वो झमेले में पड़ने वाला है। उसका वहां से पीछा छूट गया। वो दिन बृहस्पतिवार का था, बृहस्पतिवार का दिन था जिस दिन गुरुजी ने उसको जो ये कहता था कि गुरुजी ने हमारा दोस्त छीन लिया, उसके यहां से वो हटवा दिया। इस दौरान में जब उसका मुकदमा चल रहा था और जब मैं गुरुजी की फोटो उसको दे के आया था, उसके बाद जब उसका ये 1.5 लाख का बात हुई थी तब, और फैसला होने से पहले वो एक बार गुरुजी के मंदिर आया था अपनी वाइफ को लेकर मरने के दिन।
तब मंडे को यही होता था कि कब कितने बजे ही जाओ और कितनी देर तक बैठो, कोई नहीं होता था। कई बार जो है ना प्रसाद मिलता था, जब क्योंकि गुरुजी ने संगत को अलाउ कर रखा था कि संगत लेके आती थी। ये समोसा प्रसाद है, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद है, बर्फी प्रसाद है, या जो भी कुछ है, वॉट एवर जो भी है, जो भी गुरुजी के तो उसमें हजूरी में चला गया, सब प्रसाद ही हो जाता है। तो एक बार वो गया था, तो मैंने उसको यही समझाया था, उसको और उसकी वाइफ को, कि भाई कुछ मांगना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, क्योंकि गुरुजी जानी जहान है, आपकी सब समझते हैं आपकी क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है। लेकिन हम क्योंकि सारी जिंदगी ये सब कुछ किया है, टंटे घंटे किए हैं, तो वो आदमी मतलब अपनी आदत से मजबूर है, वो बिना मांगे रह ही नहीं सकता। तो बृहस्पतिवार को ये उसका कोर्ट केस से खत्म हो गया। तो घर में जाके उसने बताया अपने मदर को, बच्चों को बताया कि आज ऐसे ऐसे कोर्ट केस खत्म हो गया मेरा। उसी बातचीत में जब मेरे को बता रहा था, तो मेरे को कहने लगा कि बिलायती कल जो है ना मकान शिफ्ट करना है। तो वो जमुना पार जहां रहता था ब्रह्मपुरी की तरफ, और वहां से उसको वसुंधरा में 14 साल पहले उसने एक मकान लिया था, और 14 साल से हर साल कोशिश करता था उसमें शिफ्ट होने की, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। कभी बच्चों की डोनेशन की वजह से, कभी और समस्या आ जाए, कभी एग्जाम कुछ ना, कभी एडमिशन नहीं हो पा रहा, मतलब लेकिन हो नहीं पा रहा था। वो कहने लगा जी कि कल जो है ना मकान शिफ्ट करना है। तो मैंने उसको टरकाया, मैंने कहा शनिवार की छुट्टी है, शनिवार इतवार की, तो शनिवार को हम इकट्ठे होंगे तो कर लेंगे, कि नहीं कल ही करना है। फिर हम चारों दोस्तों ने, मतलब उसके अलावा चारों, और हम जो उन्होंने और मेरे छोटा भाई एक, हम मतलब 5 लोग उसके यहाँ गए। सुबह जाके सामान बांधना शुरू किया। 11 बजे करीब वो एक टेम्पो लेके आया, और करीब 3 से 4 बजे के लगभग टाइम हो गया, मतलब 3 बज चुके थे। 4 घंटे में लगातार सामान लगाते हो गए थे, मतलब वहां से ढोके काफी दूर था। इतने में उसने आके बताया जी टेम्पो वाला कह रहा है जी आपने सारा दिन मेरा खराब कर दिया, और मैं अब इतने पैसे में नहीं जाऊंगा जितने में तय हुआ, मैं उससे ज्यादा, उसने बताया कि इतने और लूंगा। उसने आके बताया, मैंने कि भाई ऐसा है 4 घंटे हमें हो गए इसको सामान को ढोते हुए, अगर इसको मने कर देते तो सामान उतारने में 4 घंटे और लगेंगे। तो मैंने कोई बात नहीं, दूसरा इतना ढूंढने जाएगा तो इसको जो पेमेंट कह रहा है उसको ये दे देते हैं। हमने उसको अलाउ कर दिया, और उसको लेके गए। जब वहां जाके ना तो वो चढ़ाते हुए कभी उसने देखा कि क्या सामान चढ़ा रहे हैं, लेकिन जहां वो बैठ गए आराम से, जहां सामान उतार रहे थे हम उसके, जो जहां उसने शिफ्ट करना था, तो वो ऐसे बैठा था, उखड़ू बैठा था, और ऐसे हाथ लगा के ऐसे बैठ के कहने लगा मेरे से, कहने लगे जी इतना सामान आप इस एक टेम्पो में कैसे ले आए? मैंने क्यों? कह रहे जी आपके साथ कोई मजदूर भी नहीं था, आप घर के ही लोग लगे हुए थे, और मैं तो आराम से इसलिए बैठा था कि आप मजदूर तो मना कर दिया था आपने, और आप लोग लगा रहे, तो जब लगाओगे तो मैं चल दूंगा। पर ये जो सामान नीचे उतरा है, तो ये तो 3 टेम्पो का सामान है जो एक टेम्पो में आप भर के लेके आए हो। ये बात हुई। उसके बाद फिर उसने मेरे को बोला कि बिलायती जो है ना गुरुजी के यहाँ जाना है प्रसाद चढ़ाने, मतलब 1 किलो लड्डू लेके जाना है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि 1 किलो लड्डू के लिए गुरुजी ने थोड़ी किया ये सब कुछ। कह रहा नहीं, मतलब 14 साल से जो काम नहीं हो रहा था। तो उसने जो एक सबसे बड़ी चीज बताई, जब मैं उसको लेके गया, बड़े मंदिर लेके गया, वो लड्डू प्रसाद लेके गया वहां वो करने के लिए, क्योंकि गुरुजी को तो कुछ चढ़ता नहीं, वो तो संगत को ही जाता है, वो तो प्रसाद अंदर होते ही प्रसाद हो जाता है। वहां कोई गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के सत्संग में कोई ऐसा नहीं है कि वहां कुछ चढ़ावा चढ़ता है, कोई प्रसाद चढ़ता है, कुछ नहीं चढ़ता। तो इसलिए वो तो वहां रखा गया उसमें। तो तब उसने मेरे को बताया कि जब हम पहली बार आए थे गुरुजी के यहाँ, तो तब तुमने तो मना कर दिया कि मांगना नहीं है। हमारी समस्या थी कि वो कोर्ट केस से हमारा पीछा छूटे, वो पीछा छूट गया। और एक दूसरा कि उसकी जो वाइफ है, वो कह रहा, उसने एक अरदास की थी पहली बार कि मेरी बड़ी बिटिया जो है ना वो प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहती, बीटेक थी वो कंप्यूटर साइंस से, कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहती, उसे सरकारी नौकरी चाहिए। और ये 2.5 महीने का प्रोसेस था कि 2.5 महीने के अंदर उसकी लड़की का पीएनबी बैंक में एज ए पीओ उसका सिलेक्शन हो गया और उसने ज्वाइन कर लिया था। तो कह रहा तो 2 चीज तो हमारी मांगी हुई थी, एक तो कोर्ट केस और एक लड़की की वो नौकरी, और तीसरी ऐसी चीज थी जो 14 साल से मैं लगातार मतलब इसको कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो रहा था। और जब हम उस दिन फ्राइडे को भी हम जाके सारे बैठ के थे, तो बच्चे अपने एक दूसरे को चिकोटी काट रहे थे कि ये कहीं सपना तो नहीं है कि जो 14 साल से एक सपना चल रहा था वो आज अचानक एकदम से आके बैठ गए यहाँ पे। तो गुरुजी की कृपा है कि जो ये कहता था कि गुरुजी ने हमारा दोस्त छीन लिया, उसको भी, क्योंकि वो गुरुजी के इसलिए नहीं आया था, न मान्य है, उसके बाद भी कभी वो मंदिर नहीं गया, कभी उसने कहा नहीं।
सत्संग में भी एक दो बार मेरे यहीं आया, बाकी कहीं ऐसा कुछ नहीं है उसका मामला। उसके घर में गुरुजी का कोई फोटो नहीं है, वो कभी उसका परिवार में कोई नहीं मानता, लेकिन क्योंकि मैं मानता हूं और मेरा उसके साथ दिल का रिश्ता है, इसलिए उस तक का भी कल्याण। मेरा एक दोस्त है, उसकी बड़ी बिटिया मेरठ में ब्याही है, उससे छोटी दो ही बिटियां उसके पास। वो छोटी बिटिया थी, वो है 2 साल छोटी उससे, लेकिन 4 साल हो गए थे बड़ी बिटिया की शादी किए हुए और उसका कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। तो ऐसे हम वही जैसे 5 दोस्त इकट्ठे होते थे, एक दिन बैठे हुए थे, तो मेरा दोस्त कहने लगा, कह रहा भाई कई जोड़ी जूते खराब वो टूट चुके हैं, लेकिन इसका कहीं अरेंजमेंट नहीं हो रहा। क्योंकि वो मांगलिक थी लड़की, जो बिटिया थी दोस्त की वो मांगलिक थी। तो मांगलिक बच्चे में जो क्या है कि चॉइस बड़ी लिमिटेड हो जाती है और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो उनको क्या था कि एक लड़की जो है मेरठ चलेगी तो दूसरी दिल्ली आसपास हो, जिससे कोई वक्त जरूरत पड़े तो वो कम से कम टाइम में हमें देखभाल कर सके। दूसरा उनको था कि छोटा परिवार हो जहां शादी हो। तीसरा था कि वो शराब और बीड़ी सिगरेट ना पीता हो। मतलब कई पैरामीटर थे, अपना घर हो, ये सारी चीजें थी। तो ऐसी जब बात हो रही थी तो मैंने उसको बिटिया को बुलाया और गुरुजी के जो एक मेरे पास दर्शन थे, स्वरूप जो था, मैंने उसको बिटिया के हाथ पर रखा। मैंने कि भाई जो गुरुजी करेंगे ठीक करेंगे, अब मतलब ये चिंता छोड़ दो। और मैंने बिटिया को दे के छोड़ दिया। उसके बाद में कोई किसी ने रिश्ता बताया, वो वहां गया, वहां जाके उसने बातचीत की। तो बातचीत करने के बाद उन्होंने, मेरे दोस्त ने बताया जी मेरी बिटिया तो मांगलिक है। वो कहने लगे जी ठीक है, आप एक काम करो, उसकी जो है ना जन्मपत्री भिजवा दो तो हम भी देख लेते हैं, हम भी दिखा लेते हैं किसी को। तो उसने अपने भतीजे के हाथ वहां जन्मपत्री भिजवा दी। 1 हफ्ते के बाद उसने फोन किया कि अब दिखा ली होगी, और बात तो होनी नहीं क्योंकि उनका लड़का मंगली नहीं है और मेरी लड़की मंगली है, तो वो शादी तो होगी नहीं। तो उसने जन्मपत्री वापस के लिए उसने फोन किया। तो जैसे ही उसने फोन किया, नमस्ते हुई, तो उसके बाद उन्होंने बताया, कह लगे जी आप कैसे कह रहे हो कि आपकी लड़की मंगली है। कह जी हमने 3 बड़े बड़े पंडितों को दिखा लिया, लेकिन सबने बताया कि कोई मंगली नहीं है। जबकि वो मतलब जन्म से ब्राह्मण है, उनको खुद पता है कि वो लड़की मंगली है, उसके उसमें जो जन्मपत्री में मतलब लिखा हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं हमने 3 बड़े बड़े ज्योतिषियों को दिखा लिया और सबने मना कर दिया कि कोई मंगली नहीं है और हमें कोई ऐतराज नहीं है। फिर जब बात आई उसकी डेट ऑफ बर्थ की बात आई, तो मेरे दोस्त ने बोला कि जी आपके लड़के से मेरी लड़की 1 साल बड़ी है। तो क्योंकि उन्होंने बिटिया को देखा हुआ था तो उसकी सांस बोली, कहने लगे जी देखने में तो आपकी बिटिया मेरे लड़के से 4 साल छोटी दिखाई देती है और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो वहां शादी हुई, छोटा परिवार, मतलब 2 उनके पास बच्चे, उनके यहां भी 2 बच्चे, एक लड़का लड़की, लड़का अकेला, अपना घर दिल्ली में, मुझसे दोस्त से कोई 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस है दोनों घरों का। मतलब जो जितने भी पैरामीटर थे वो सारे उसमें मिल गए 1 स्ट्रोक में। ये गुरुजी की कृपा है। और ऐसे बहुत वो हैं कि गुरुजी ने मतलब मेरा तो कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे से दिल का रिश्ता है। भले ही वो गुरुजी को जानता है या नहीं मानता, उसका कोई फर्क ही नहीं है। उनको पता है कि उसको कोई दुख होगा तो मेरे को दुख आएगा, तो मेरे को दुख ना आए इसलिए उस तक का कल्याण करते हैं। तो ये गुरुजी की अपनी मेहर है। इतने गुरुजी के सत्संग हैं, क्योंकि एक बार जैसे हमारा पहले प्रोग्राम बन जाया करता था कि इसमें डुगरी जाते हैं। पहले 1-2 गाड़ियों से निकल जाते थे, जितने होते थे उस हिसाब से निकल जाते थे। तो एक बार 4 गाड़ियां करीब गई हमारी दिल्ली से। तो पहले हम डुगरी गए, डुगरी में वहाँ मत्था टेका, गुरुजी के जन्म स्थान को टेका, जहाँ मंदिर बन रहा वहाँ टेका। पीछे भी घूम के आए, जहाँ गुरुजी का वो जो एक स्कूल है उसमें गए, ऊपर जहाँ गुरुजी जाके जो है ना उसमें नीचे कुएं में उतर जाते थे वहाँ भी गए, वो सब जगह गए हम। तो पूर्णमासी का दिन था उस दिन। तो 2 संगत हमारे पास ऐसी थी हमारे साथ में, जो फर्स्ट टाइम ना वो किसी सत्संग में गए थे और ना बड़े मंदिर गए थे। वो सीधे जो है ना पहली विजिट उनकी डुगरी थी हमारे साथ में। तो हम जब वहां पहुंचे तो वापसी में क्या हुआ कि पूर्णमासी का दिन है और आज जो है ना इसमें जलंधर मंदिर में भी जो है ना संगत होती है शाम को। अब आपस में तय किया कि वैसे तो गुरुजी जब तक आगे नहीं देते थे तब तक जो है ना जलंधर मंदिर कोई जाता नहीं था दिल्ली की संगत। पर हमें था कि अब यहां तक आए हैं तो चलो वहां देते हैं। हमारी राय बनी और हम जलंधर मंदिर चले गए। 300 डिफेंस कॉलोनी है जलंधर मंदिर में। तो वहां जब हम गए तो जाके
पता लगा जी दिल्ली की संगत है, बड़े अच्छे से, मतलब जैसे एक ओनर होता है उस तरह से जो है वहां हुआ। जो सुदाम अंकल है उन्होंने वहां सब अच्छे से बैठाया, आरती भी कराई, सबसे पहले लंगर का भी वो कराया। तो जब हम अंदर जो गुरुजी का एंट्री करते हैं तो राइट साइड में एक कमरा है और उसके पीछे एक कमरा है और लेफ्ट साइड में जो है ना गुरुजी का दरबार है। तो वो कमरों को बता रहे थे कि एक वो टाइम था जब गुरुजी जो है ना पान के पत्तों से, ये उसको ऑपरेशन रूम बोलते थे, जैसे बड़े मंदिर में भी ऑपरेशन रूम था गुरुजी का, जहां पान के पत्तों से गुरुजी कल्याण करते थे। तो वहां वो बता रहे थे, तो जो गेट से एंट्रेंस से जो पहला राइट साइड को कमरा है उसमें गद्दी लगी हुई थी गुरुजी की। तो हम सब मत्था टेक रहे थे अच्छे से। और एक जो फर्स्ट टाइमर जो थे, पहली बार जो आए थे, जिन्होंने पहली बार ही मतलब डोगरी के दर्शन किए और उसी पहली विजिट में ही जलंधर मंदिर, तो उन्होंने मत्था टेक रहे थे। तो जो बड़ी आंटी थी, उनकी जो बिटिया थी, उसने क्या किया कि जैसे आजकल फैशन चल रहा है, बच्चे जो है ना झुकते, पूरे झुकते नहीं है और घुटने के ऊपर ही जो है ना ऐसे छुआ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे ही उसने किया और मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा आंटी गुरुजी को प्रॉपर मत्था टेको, इससे स्पाइनल कोड की बीमारियां ठीक होती हैं। ये शब्द स्पाइनल कोड जो है ना पहली बार मेरे मुंह से निकला, उससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया और ना उसका कोई मतलब अर्थ पता था। और मैंने उनको बोल दिया और उन्होंने अपने एक्सक्यूज दिए कि मेरे प्रॉब्लम है, कुछ है, और एट लास्ट उन्होंने पूरी तरह से साष्टांग प्रणाम किया और बाहर आए। तो जब हम बाहर आए दिल्ली की तरफ चलने के लिए, तो गाड़ियों का समीकरण बदल गया कि जिस गाड़ी में मेरे को पहले था, तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जो उतरेगा उस हिसाब से बैठ जाओ। तो मेरे को जिस गाड़ी में बैठाया गया वहां से, उस गाड़ी में मैं पहले जाकर बैठ गया और उसके बाद में वो आंटी आई जिनको मैंने टोका था स्पाइनल कोड की बीमारियां ठीक होती हैं, और वो मेरे सामने आके बैठ गई। और बैठते ही उन्होंने मेरे को बोला कि अंकल आपने बोला था अंदर मेरे को। अब मुझे लगा कि मैंने कि वहां तो ये कुछ बोले नहीं क्योंकि गुरुजी का दरबार था, मंदिर था, और यहां मेरे को जो ना मतलब मेरी अंग्रेजी में हिंदी करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि अंकल आपने जो बोला था कि स्पाइनल कोड की जो बात की थी, कि मेरे को एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है, और मैं जब वहां से डुगरी से चली थी तो मेरे को प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी, मैं यहाँ बैठ के यही सोच रही थी जलंधर मंदिर में कि मैं यहां से निकल के पहले हॉस्पिटल जाऊंगी या घर पहुंच पाऊंगी। मतलब इतना दर्द हो रहा था मेरे को। कह रहा लेकिन आपने जब बोला था, बोलने के बाद मैंने प्रणाम किया गुरुजी को और उसके बाद मैं कंफर्टेबल हूं, मेरे को लग ही नहीं रहा कि मेरी कमर में कुछ था। एक छोटी मतलब इतनी सी मेरे मुंह से कहलवाने से और उनको साष्टांग प्रणाम करने से उनकी वो प्रॉब्लम जिसके लिए वो कह रहे थे कि मैं ये सोच रही थी कि यहां से निकल के जलंधर मंदिर से निकल के पहले हॉस्पिटल पर जाऊंगी एडमिट होने या घर तक पहुंच पाऊंगी, तो ये गुरुजी की कृपा है। एक बार ऐसी यहां से प्लान बना, जो सेवादार थे हमारा सबका प्लान बना कि जो डुगरी चलना है। करते करते हुआ कि भाई गाड़ियों से जो है ना अलग अलग जाते हैं, कोई आगे रह जाता है कोई पीछे रह जाता है, तो एक काम करते हैं बस कर लेते हैं। जब बातचीत हुई इधर उधर बात गई कि डुगरी जाने का है डुगरी जाने का, तो तब करते करते क्या हुआ कि 4 बस की सवारियां हो गई, संगत हो गई। अब हुई कि बस करें। बस करने पे जो ने हमारे साथ अंकल थे, उन्होंने बताया जी सहगल अंकल हैं और उन्होंने 4 नई बसें ली हैं, बिल्कुल एकदम न्यू ब्रांड। और मैं उनसे बात कर लेता हूं, अगर वो एग्री करते तो 4 नई बसें होंगी तो संगत के लिए भी अच्छा होगा। हमने कहा ठीक है, उन्होंने बात की और वो एग्री हो गए 4 बसें देने के लिए। चारों की चारों न्यू ब्रांड बसें थी। वो कह रहे अब ये भी निकलवाई हैं उन्होंने। बड़े मंदिर का हमारा मीटिंग पॉइंट था, वहां से हमें सुबह 4 बजे का टाइम रखा था कि 5 बजे तक निकल जाएंगे अर्ली मॉर्निंग, और वहां हम सब इकट्ठा होके अपना व्हीकल छोड़ेंगे, रात को यहीं से अपने अपने व्हीकल लेके अपने घरों को चले जाएंगे। सुबह जब बसें आई तो 3 बसें तो न्यू ब्रांड आई और एक व्हाइट रंग की अलग से बस आई। अब जिस संगत को भी व्हाइट बस की तरफ बोलें कि अंकल आप उसमें बैठ जाओ, आंटी उसमें बैठ जाओ, तो उनके चेहरे के भाव बदल जाए और मतलब वो कोई उधर जाने को तैयार नहीं। तो जैसे तैसे करके वो 3 बसें पूरी की और उसमें सवारियां हमने कुछ की कि एक कुछ सवारी थी जो वहां से लेनी थी, जीके से रिंग रोड से लेनी थी उनको। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो हम लोग उसमें बैठ गए और वो चली जो चारों गाड़ियां। जीके से सवारी लेने के बाद आश्रम से क्रॉस करने के बाद जो आउटर रिंग रोड वाली जो है, जहां से ये वो सराय काले खां वाली जो रोड है, ऐसी टर्न करते जो ना वो पीछे व्हाइट वाली गाड़ी जो है ना वो खराब होगी। और ड्राइवर ने बोला कह लगे जी ये मुश्किल है ठीक होना, और यहां से अगर गलती से निकल भी गई तो रास्ते में गड़बड़ करेगी।
अब क्या हुआ कि चारों गाड़ियां वहां खड़ी हो जाती हैं। उनको फोन किया गया, उन अंकल के थ्रू फोन कराया गया कि अंकल ऐसे से जो एक गाड़ी भेजी थी आपने वो तो गड़बड़ है, और ड्राइवर ये कह रहा है कि ये अगर यहां से भी निकल गई तो आगे जाकर कहीं प्रॉब्लम करेगी और मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो जो नई गाड़ियों में से एक गाड़ी बाहर गई हुई थी, मैं उसका स्टेटस पता करता हूं और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आप एक काम करो, मैं अभी आपको बताता हूं। तो करीब उस गाड़ी को आने में 2 घंटे का टाइम हमारा दिल्ली में यही खर्च हो गया। मतलब लगभग 7 बजे के आसपास हम यहीं थे। यहां से हम निकल के डुगरे गए, वहां जाके मत्था टेका, जो भी गुरुजी महाराज की कृपा थी वो सब बरसी। जब हम वापस आ रहे थे तो एक अंकल थे जो मेरे साथ में थे, वो अंकल कहने लगे अंकल आपको एक चीज समझ में नहीं आई। मैंने कि क्या? कह रहे अंकल हमारे 2 घंटे यहाँ खराब हो गए, क्योंकि वो बस जो है वो बस खराब होगी और उसकी जो रिप्लेसमेंट आनी थी उसके चक्कर में 2 घंटे हमारे खराब हुए। और चारों बसें जो है 2x2 थी और एसी थी, और 1 सेकंड के लिए भी एसी किसी भी बस का बंद नहीं हुआ, और गाड़ी भगाई भी नहीं गई, नॉर्मल स्पीड से गाड़ी गई है। कह रहे हैं कि ये जितने बजे हम चलने का टाइम हमने शेड्यूल बनाया था और जितने बजे उस टाइम से पहुंचते उतने बजे ही पहुंचे हम। तो वो 2 घंटे का टाइम कहां गया? क्या गुरुजी ने रास्ता छोटा कर दिया? तब जब हम आपस में जब इस चीज को डिस्कस हुई तो तब लगा वाकई में वो बात है कि वो जो 2 घंटे दिल्ली में हमारे खराब हुए थे, वो 2 घंटे का गैप कैसे गुरुजी ने पूरा किया? रास्ता छोटे करके किया, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड तो वही नॉर्मल थी और चारों साथ साथ चली, और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किया कि वो जो टारगेट हमने फिक्स किया था कि इतने बजे चल गए इतने बजे पहुंचेंगे, वो कुछ नहीं था, लेकिन वो टाइम था। यही गुरुजी की कृपा है कि वो क्लिक बाद में किया कि मतलब गुरुजी ने वो जो टाइम यहां निकाला था, वो टाइम बीच में से रास्ता छोटा करके या घंटे का पीरियड उसको आगे बढ़ा के कैसे किया, ये गुरुजी जानते हैं। ऐसे एक बार हम गाड़ियों से गए थे, इसमें डोगरी गए थे, तो वहां बापूजी से मुलाकात हुई। तो बापूजी के पास हम इकट्ठे गए सारे, मतलब अलग अलग नहीं गए। तो हमारे एक साथ एक संगत है जिनका दामाद अभी जो है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, जो हमारे साथ सेवा करते था, और उनकी जो बिटियां हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया में वहीं हैं, मतलब वहीं सेटल हैं वो। तो वो भी हमारे साथ थे। तो जो अंकल थे, अंकल आंटी दोनों थे, तो जैसे ही वहां अंदर बैठे तो बापूजी ने उनको उनके बेटे के बारे में पूछा कि वो इंडिया आ गया नहीं आ गया। तो उन अंकल को तो समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या कहा, हाँ जो बापूजी से बात की उन्होंने उस समय जो हाँ या ना था वो अपना कर लिया। हमारे साथ में एक और संगत थी, उनको भी बापूजी ने कुछ बोला, उनके कोई इशू नहीं था, कोई बच्चा नहीं था उनको। तो गुरुजी ने बापूजी ने उनको एक कोई उपाय बताया था। वो ऐसा उपाय बताया था उन्होंने कि वो जब डुगरी जाते हैं उसी रास्ते पे वो हो सकता है। नॉर्मली मेरी नॉलेज में नहीं है कि वो जगह जिस जगह वो उपाय करना था वो कहीं और मेरी नजर में आया हो, तो वही था कि बापूजी ने बताया कि जहां 2 नदियों का, जो 2 नहरों का वो होता है, मिलाव होता है, वहां ये काम करना है। बात होगी जब हम बाहर आए, बापूजी से मिलके मुलाकात करे वापिस आ रहे थे, तो जिनके दामाद ऑस्ट्रेलिया में है, उन अंकल ने हमसे पूछा कि अंकल बापूजी को किसने बताया कि भी मेरा बेटा बाहर है और बाहर से इंडिया आया हुआ। हमने कहा भाई हम तो आपके साथ ही गए, तो हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। और जो दूसरे अंकल थे जिनको जो उपाय बताया गया था, उन्होंने वो उपाय वहीं के वहीं किया। और अभी पीछे 5-6 महीने पहले एक किसी उसमें सत्संग में जो है ना मिलने का मौका मिला, सत्संग में कह रहा हूँ, शादी में, तब उनसे मेरी मुलाकात हुई दोबारा। तो पता लगा कि उनके पास जो है ना 8 साल का ब्लेस्ड लड़का है उनके पास में। तो मैंने अभी जैसे सत्संग करते हैं तो तब कई चीजें ऐसी होती हैं कि उस दिन वो 2 ऐसे इंसिडेंट थे जिसको लगता है कि सामने जो बापूजी बैठे थे वो साक्षात गुरुजी थे। जो 2 उनकी जो बातें थी उससे ये वो प्रूव होता है कि उस समय, क्योंकि जो महसूस किया वो टोन भी लगभग गुरुजी की थी, जो बापूजी के मुंह से जो शब्द जिस स्टाइल में टोन में निकल रहे थे वो भी गुरुजी के जो टोन हुआ करती थी उसी तरह से टोन थी। तो कब कहां किस रूप में गुरुजी मिल जाए
उसका कुछ बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए जो भी आपके सामने पड़ता है उसको कम से कम अदब से, इज्जत से पेश आए, उसके कपड़ों से, उसके रंग रूप से, उससे जो है ना कभी उसको ऊंचा नीचा ना महसूस करें, क्योंकि पता नहीं मालिक किस रूप में तुम्हारे सामने आ जाए, तुम अपने मालिक का ही जो है ना वो बेअदबी कर दो मालिक के सामने। क्योंकि इसमें हरिद्वार में जो है एक मई के महीने में लंगर होता है गुरु जी का। तो एक बार मेरे को वहां सेवा का मौका मिला, तो वहां जैसे एक रात पहले चले जाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके वहां जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें शामिल हो गए। एक फकीर वहां आए, मतलब दाढ़ी है, वो सब कुछ है, जो एक फकीर का बाना है वो वैसे सेम था। उन्होंने आके पूछा भाई ये कब होगा, क्या होगा, कैसे हो रहा है। वो सारे जब तक वहां वो चालू नहीं हुआ, लंगर से पहले पहले तक वो वहां मौजूद थे। लंगर स्टार्ट हुआ है जबकि वो हमारे साथ आरती में भी थे, सब उसमें थे, साथ में थे। लेकिन जैसे ही वो लंगर शुरू हुआ, इधर लंगर शुरू हुआ और उधर वो वहां से आउट हो गए। तो सारे दिन लगभग सेवा में रहे। शाम को जब सेवा से ओवर हुए और सामान वहां से समेट रहे थे, तब एक अंकल कह ले कि अंकल एक चीज समझ में नहीं आई कि वो इतनी देर तक वेट करते रहे हमारे साथ, कि वो आए जब हम गुरुजी का दरबार लगा रहे थे, सजा रहे थे, वो भी किया। जब उसमें शब्द चलाने की प्रोसेस है वो भी किया। जब ये बिछा रहे थे, जो लंगर कराना था उसका इंतजाम कर रहे थे, तब भी था। और लंगर रेडी हुआ, सब कुछ ओके हुआ, और वो नहीं हुए, लंगर भी नहीं करके गए। लेकिन कह रहा है अगर उनकी दाढ़ी मूंछ हटा दी जाए और उनका ये कर दिया जाए तो वो तो जैसे गुरुजी दिखते हैं वैसे हैं। तो जितने भी हमारे साथ में जब हम सेवा में जितने थे, सबके दिमाग की बत्ती जली और तब उस चीज पर कंसंट्रेट किया कि हम तो सेवा में लग गए। लेकिन हाँ, अंकल ने जो पॉइंट आउट किया है कि अगर उनका ये ऊपर का बाना हटा दिया जाए तो गुरुजी हैं। अब ये हमारे सत्संग में, हमारे किसी उसमें गुरुजी कैसे आके हमें ब्लेस करते हैं, किस तरह से वो अपने सामने, क्योंकि सेवा बख्शते भी वही हैं, कराते भी वही हैं। वो मेरा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सेवा वही बख्शते हैं और वही कराते हैं। तो जहां भी कहीं सेवा जो होती है, तो जब महाराज खुद बख्श रहे हैं और खुद करा रहे हैं, तो कोई ऐसी मन में, मन क्रम वचन से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे उनकी बेअदबी हो। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसा हुआ है 2 बार कि जब कहीं सत्संग में जाने का होता है तो सुबह से मेरे को लो लगती है, और बार बार जैसे कोई रिमाइंड कराता है कि जाना है, वहां पहुंचना है, वो जगह, वो टाइम, वो सब कुछ मतलब होता है, क्लिक करता है, बार बार ब्लिंक करता है जैसे। और मैं 2 ऐसे ओकेजन हुए मेरी लाइफ में कि एक बार मैं जाना था, पूरा मन था, लेकिन ऑफिस में मेरा कुछ ऐसा काम आ गया, और जो गुरुजी कहते हैं कि अपने जो कर्म है वो तो काटने ही है, तो मैं ऑफिस का काम अवॉइड नहीं किया मैंने, और मैं सत्संग में नहीं जा पाया। लेकिन अगले दिन मेरे पास फोन आता है, जिनके यहाँ सत्संग था वो मेरे को फोन करता है कि अंकल आप जब सत्संग में आए थे तो आप रुके क्यों नहीं, मैं आपके लिए लंगर लेके आई थी। अब मैंने उनको बताया कि मैं तो कल आ ही नहीं पाया, मैं तो ऑफिस में फंस गया था। वो कह रहे हैं कि अंकल आप क्या बात कर रहे हो, आप मतलब सत्संग में आए हो और बैठे थे, और मैं आपको देख के जो ना लंगर उसमें डालने के लिए आई और आप वहां से निकल गए। एक दूसरी जगह भी सेम चीज हुई कि वहां भी मैं इधर अपना जो कर्म था उसको नहीं छोड़ पाया और सत्संग में नहीं जा पाया, जबकि सुबह से चल रहा था कि सत्संग जाना है। वहां से भी यही जब मैसेज मेरे को मिला कि अंकल आप सत्संग में आए तो रुके क्यों नहीं, तो तब मेरे को लगा कि गुरुजी यहां तक भी हमारा वो करते हैं कि जहां हमारी हाजिरी लगनी होती है वो हमारी हाजिरी भी लगा रहे। एक दिन ऐसे ही था, मैं ऑफिस में था और सुबह से चल रहा था मैं, क्योंकि ना तो मैं संगत में सत्संग का कोई कौन करा रहा है, उसका पर्पज क्या है, उसकी हैसियत क्या है, कुछ नहीं, वेन्यू, टाइम, डेट, 3 चीज का करता है। क्योंकि मुझे गुरुजी के लिए जाना है, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है और गुरुजी से मिलकर वापस आना है। मुझे कोई दुनियादारी, कोई रिश्तेदारी कुछ नहीं वो करनी। तो मैं यही देखता था। एक दिन मेरे पास कोई आया सत्संग का, तो मुझे सुबह से लग रहा था कि मेरे को जाना है। 7 बजे से सत्संग था। ये मोती नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे की तरफ है, अगर इधर तिलक नगर से जाते तो लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ था। जगह भी मुझे नहीं पता थी और काफी चौड़ा रोड था जिसके ऊपर वो चल रहा था। मैं वहां 5 बजे पहुंच गया, जबकि नॉर्मली मेरे को 6 बजे ऑफिस छोड़ के और तब वहां 7 बजे तक पहुंचना था, पर मेरे से रुका नहीं गया और मैं निकल के और 5 बजे वहां पहुंच गया।
वहां पहुंच गया तो जब वो दरबार लगाने की शुरुआत कर रहे थे तो मेरे को, मैं पहले तो साइड में बैठ गया क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता, जिसके यहाँ सत्संग है उसको भी नहीं जानता, जो वहां सेवा में लग रहे हो किसी को भी नहीं जानता, तो मैं इसलिए चुपचाप बैठ गया साइड में। लेकिन मेरे को कुछ, जब दरबार लग रहा था मेरे को कुछ लगा और मैं उठ के चला गया, मेरे को किसी ने रोका भी नहीं। और वो पूरा जब तक दरबार सेट नहीं हुआ तब तक मैं जो है वहां वो सारा कर लिया, करने के बाद मैं बैठ गया। जब शुक्राना करने का समय आया, सत्संग में शब्द खत्म हुए और आंटी को बोला गया, जिन आंटी के यहाँ था, तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इनके यहाँ सत्संग है। उन्होंने तब ये बोला कि मैं बिल्कुल नई संगत थी, मैंने गुरुजी को बुला लिया, उनको अरदास कर दी कि गुरुजी सत्संग है, आपको आना है। और कह रहा है मैं रात को मैं ये सोच रही थी कि मैं किसी को जानती नहीं, मैं किसी को बुला नहीं सकती, और गुरुजी का सत्संग कैसे होता है, गुरुजी का दरबार कैसे सजता है, वो कुछ पता ही नहीं मेरे को। तो कह रहे कि मैं यही सोच रही थी, तो गुरुजी ने कह रहे मेरे को मैसेज किया, तो कोई चिंता ना कर, मैं आपा भेजांगा। तो उन्होंने स्पेशली मेरी तरफ कहा कि गुरुजी ने आपको भेजा है स्पेशली, उन्होंने रात को मेरे को बोला था कि तू घबरा ना, तू चिंता ना कर, मैं आप भेजांगा। और तब मेरी समझ में आया कि मैं जो 7 बजे तक पहुंचना था वो 5 बजे जाके क्यों बैठ गया। ऐसी एक मथुरा की संगत है, जो फर्स्ट टाइम दीपक अंकल है वहां, जो अकेली संगत आती थी, मोटरसाइकिल से दिल्ली आते थे गुरुजी का ये मंदिर में हाजिरी लगाने। तो वो इतनी दूर से आते थे और वापस भी जाते थे। बीच में जब संगत को पता लगा तो टूर आंटी थे, उन्होंने अपने यहाँ वो बोला कि बेटे रात को लेट हो जाता है, संगत काफी लेट तक चलती है, तो लेट हो जाने के बाद यहाँ सुबह निकल जाना। एक बार पता लगा हमें कि उन्होंने जो ना अपने यहाँ सत्संग रखा हुआ है, और यहां से बात हुई कि भाई यहां से चलना है। तो मेरे को भी जाना था वहां, मेरा 9 बजे जो वो जानी थी, 12 बजे से वहां सत्संग था, तो जो 9 बजे कार जानी थी उसमें मेरा नंबर था। लेकिन टूर आंटी का मेरे पास फोन आता है कि अंकल वो आप सुबह वाली 6 बजे वाली उसमें जा सकते हो। मैंने कहा आंटी मैंने जाना ही है, 9 हो या 6 हो। कह रहे अंकल, कोई एक अंकल है जो उनको कोई काम पड़ गया तो वो सुबह 6 बजे वाली में नहीं जा रहे, वो 9 बजे वाली में चले जाएंगे, और अगर आप 6 बजे वाले में जाते हो। तो मैं सुबह पहुंच गया, 6 बजे जो कार गई थी वहां गए। वो अकेले पूरे मथुरा में अकेले अंकल, जिन्होंने गुरुजी को 12 बजे का वो दे रखा था कि 12 बजे आना है गुरुजी, और पूरी रात वो सो नहीं पाया, उनके घर वालों ने बताया, और कोई इंतजाम नहीं हो पाया। वो टेंट तंबू लगा था, बाकी कोई इंतजाम नहीं हुआ। वो कह रहा कि पूरी रात में ये परेशान था कि कैसे होगा, गुरुजी को मैंने बुला लिया, कैसे करेंगे, क्या होगा। 11 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि हम यहां से 6 बजे गए थे, 3 घंटे हमें लगे, 10 बजे 10 साढ़े 10 तक गए थे हम। जब वहां गए तो अब ये लग रहा था, वो बार बार ये कह रहा था कि 12 बजे मैंने गुरुजी को बुला रखा है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना दरबार लगा है ना कुछ और हुआ है। तो हम अपने उसमें सेवा में लग गए। सेवा में लगने के बाद मतलब ये लगा लो कि टूर आंटी थे हमारे साथ में, अंकल थे, हम सब थे, तो वो अपनी सेवा कर रहे थे। तो घर से गुरुजी के दर्शन उठा लाया, स्वरूप उठा लाया, वो 13 स्वरूप थे। और उसने जो दरबार लगाने का था वो ऐसा था जैसे देवी का जो जागरण होता है उसके दरबार लगते ना, चढ़ता हुआ इस तरह से, ऐसे के हुआ। तो 13 के 13 वो ला के रख दिया उन्होंने कि जी जोन सा आपको ठीक लगे वो लगा लो। अब हमने क्या है, जब गुरुजी ने भेज दिए तो आप इनको रहने दो, देखते हैं उसके बाद में। जब दरबारों को उसको तैयार किया, सेट किया गया और उस पर स्वरूप लगाने शुरू किए, वो 13 के 13 जैसे बिल्कुल प्रॉपर प्रोविजन है, गुरुजी का बनाया हुआ प्रोविजन है कि ये लगना यहाँ है, सारा सेट हो गया। और 12 बजने में 5 मिनट थे, सब कुछ फूलों की सजावट, सब कुछ एवरीथिंग ओके होके, और सही 12 बजे जोत गुरुजी की जल चुकी थी। यानी कि जो पूरी रात से वो परेशान था, हमें भी नहीं पता था, क्योंकि हम जब सेवा करते हैं तो ये दिमाग ही नहीं लगाते कि सेवा बख्श वो रहे हैं और करवा भी वो रहे हैं, तो कैसे वो पूरी कराएंगे वही जानते हैं। हमने तो सिर्फ ये है कि जो वो कह रहे हैं वो करते रहो। तो पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से हमने वो किया, और उस 1-1.25 घंटे के अंदर वो सारी जो चीज पूरी रात से वो परेशान था, कुछ नहीं हो पा रहा था, सब कुछ अरेंज हो गया और 12 बजे सत्संग शुरू हो गया। तो मालिक पे पूरा भरोसा रखो, मांगने की कभी सोचो मत, क्योंकि मांगने से हम उनकी कृपा को छोटा करते हैं और अपने लिए दुख और परेशानियों का कलम चलवा लेते हैं। हमें नहीं पता कि मांगने के बाद हमारे साथ क्या होना है। जो मांगा है उसको हम झेल भी पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि मेरे पास जल प्रसाद पे अंकल हैं, अंकल थे मेरे साथ में,
एक दिन हम सेवा कर रहे थे तो मेरे को ऐसे कंधे पे ऐसे हाथ रख के मेरे को एक बिल्कुल डेजर्टेड पॉइंट पे ले गए, बड़े मंदिर में, जहां मैं और वो थे। तो मुझे लगा कि कोई घर के मतलब खुशखबरी वाली बात होगी कि बिटिया है उसकी शादी तय हो गई या कुछ इस तरह की बात होगी जो पब्लिक नहीं कह रहे, तो इसलिए मेरे को अकेले में लाए। लेकिन अकेले में उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली कि अंकल पिछले 15 दिन से मैं 1 सेकंड के लिए गुरुजी को सोने नहीं दे रहा था कि मेरे को ये चीज चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे करोगे पर मेरे को ये चीज चाहिए। और 3 दिन से वो चीज मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब मांग रहा था तब नहीं मुझे पता था कि क्या बला में मांग रहा हूं, क्या बीमारी में मांग रहा हूं। और अब उसका जो वॉल्यूम है, जो चीज है जो मेरे सामने आई है, वो कह रहा है कि मैं उसे देख के घबरा रहा हूं कि मेरी 7 पीढ़ियां भी उसको संभाल नहीं सकती। जो मेरी डिमांड थी और गुरुजी ने दे भी दी, लेकिन मैं क्या, मेरी 7 पीढ़ियां भी मिलकर संभाल नहीं सकती उसको। और 3 दिन से मैं नाक रगड़ रहा हूं गुरुजी को कि मेरा इससे पीछा छुड़ाओ, मैं इसको नहीं संभाल सकता। और कह रहा है कि मैं ये बात ना अपनी आंटी से डिस्कस कर सकता हूं, ना बच्चों से, ना रिश्तेदारों से, ना दोस्तों से, ना पड़ोसियों से। और मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि कल को मेरे को कुछ हो जाए तो दुनिया में किसी को पता होगा असली वजह है कि वजह क्या थी मेरे जाने की। तो ये हमारे सबके साथ होता है कि मांगते हुए बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो इंस्टेंट जरूरत है, हमारे सामने जो जरूरत है, हम तो उसको देख के ही मांगते। वो सही है या गलत है ये हमें पता ही नहीं। जब अपने को छोड़ोगे तभी तो कोई पकड़ेगा। तो गुरुजी को समर्पण का मतलब है आप टोटल सरेंडर कर दिया आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, ना मैं रखी, ना शरीर रखा, ना ये तन रखा, कुछ सब कुछ उनको सौंप दिया। जब सब कुछ सौंप दिया उनको, तो बाकी आपके हाथ में कुछ करने के लिए रह ही नहीं गया। इवन थैंक यू और सॉरी भी आपके पास नहीं रही, जब अगर सब कुछ आपने सौंप दिया अपना। थैंक यू सॉरी भी हम किसी और से, गैर से करते हैं, अपने आप से कभी हमने किसी ने थैंक यू सॉरी नहीं किया होगा। और जब हम उसमें चले गए, गुरुजी के शरण में चले गए, टोटल सरेंडर कर दिया, अपना सब कुछ उनके सामने सौंप दिया, फिर हम तो रहे नहीं, क्योंकि हम तो उनके उसमें समा गए। जैसे जल में एक बूंद गिरने के बाद उसका एक हिस्सा हो गया तो फिर वो अलग नहीं है। तो ये गुरुजी की कृपा है, मेहर है, सत्संग बहुत गुरुजी के हैं। गुरुजी किसको क्या मैसेज देते हैं, गुरुजी किसको क्या समझाना चाहते हैं, सब गुरुजी जानते हैं। और किन शब्दों का इस्तेमाल कराते हैं ये सब गुरुजी के ऊपर है। आज के लिए इतना ही। आगे कभी गुरुजी मौका देंगे तो और जो भाव हैं गुरुजी के प्रति संगत के लिए वो सब आपके साथ व्यक्त करूंगा। जय गुरुजी।